Hello everyone. Hello. बस 2 मिनट्स में हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है। 12 बज चुके हैं तो लेट्स स्टार्ट। अगर कोई ज्वाइन इन करेगा तो वो दैट्स फाइन। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सारों को मेरी आवाज आ रही है? चैट बॉक्स में यस कंफर्म कर दो। एंड स्क्रीन भी शेयर नजर आ रही है ना?
परफेक्ट। अच्छा, बिट ऑफ अ बैकग्राउंड अबाउट मी। मैं ऑब्वियसली चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, ICAW। मेरी अपनी अकाउंटिंग प्रैक्टिस है यूके में, और साथ एक ट्रेनिंग एकेडमी प्रोग्राम है जहाँ पे हम प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करवाते हैं स्टूडेंट्स को। एंड ऑब्वियसली देन वो हमारी फर्म में जो स्टूडेंट्स पास करते हैं वो हम फिर उनको जॉब ऑफर्स भी करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वीएटी वर्कशॉप। बेसिक वीएटी होती क्या है? ऑब्वियसली ये वीएटी पाकिस्तान में जीएसटी के नाम से कहलाई जाती है डिफरेंट कंट्रीज में, बट वीएटी हर कंट्री में ऑलमोस्ट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से अप्लाई होती है। अगर हम स्टार्ट करते हैं यूके की वीएटी टैक्सेस को आज, तो हम इसमें क्या क्या कवर करेंगे वो है जी वीएटी ओवरव्यू। कि वीएटी रजिस्ट्रेशन, क्या वीएटी होती क्या है, उसकी रजिस्ट्रेशंस कैसे होती हैं, उसके रेट्स क्या हैं, वीएटी के रिकॉर्ड्स हमने कैसे हैंडल करने होते हैं, रिकॉर्ड्स एंड वीएटी रिटर्न्स की सबमिशंस, डेडलाइंस, पेनल्टी, हाउ टू पे वीएटी एज वेल, ताकि एक आपको इक्विप्ड हो जाए फ्रॉम A to Z के किसी भी क्लाइंट की अगर वीएटी की रजिस्ट्रेशन से लेके उसकी रिटर्न सबमिट करवाने तक पूरा प्रोसेस क्या होता है, और आप उसकी कैलकुलेशंस बेसिक कैसे करते हैं। ऑब्वियसली ये हम एक बेसिक लेवल कोर्स कर रहे हैं, इसके बाद एडवांस लेवल ऑप्शंस भी अवेलेबल है, बट इसमें हम ये सारे बेसिस आज कवर करेंगे। जब आपके कोई क्वेश्चंस होंगे, एक तो हम एंड ऑफ द ट्रेनिंग उसको हैंडल कर लेंगे, और चैट में आप अपने क्वेश्चंस भी थ्रो कर सकते हो जो हम बीच में आंसर करेंगे। ठीक है। मैं एक दफा देख लूं अगर और कोई ज्वाइन कर रहा है हमें। yes, that's it. And then we will start. अच्छा जी, VAT ऑब्वियसली स्टैंड्स फॉर वैल्यू एडेड टैक्स। ये एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है जो कि हमेशा अफेक्ट करता है एंड यूजर। इस चीज की अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है कि एंड यूजर कौन है किसी भी डिफाइंड सिनेरियो। फॉर एग्जाम्पल, जो भी बिजनेस आपका आइदर गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जो आखिर में कंज्यूम करता है वो एंड यूजर होता है, और उसको इस इनडायरेक्ट वीएटी कॉस्ट की कॉस्ट ब्रंट करनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक अकाउंटिंग फर्म के पास जाते हैं, लेट्स से। ठीक है। आप जब उसके पास जाते हैं, उसकी सर्विस लेते हैं, वो वीएटी रजिस्टर्ड बिजनेस है तो वो आपको इनवॉइस करेगा। उस पे लेट्स से £1000 की इनवॉइस है, उस पे ऑब्वियसली 20% वीएटी लगता है। 20% वीएटी जो अमाउंट होगी वो आपका वैल्यूएटेड टैक्स होगा, और जो बंदे ने जो सर्विस ली है एट द एंड उसने अपने काम करवाया है वो उसका हो गया एंड, और उसको वो £200 जो वीएटी उस £1000 की इनवॉइस पे आती है वो उसको पे करनी। ऐसे भी हो सकता है कि बिजनेस टू बिजनेस एक सर्विस ले रहा है। फॉर एग्जांपल, मैं एक इवेंट कंपनी रन करता हूं, मुझे अपनी इवेंट मैनेजमेंट में एक सर्विस आउटसोर्स करनी पड़ती है जो कि म्यूजिशियंस की है। तो मैंने पूरा एक इवेंट प्लान किया है, उसमें जो म्यूजिशियन मैंने किए हैं वो आउटसोर्स किए हैं। अब जब उस इवेंट की मुझे वो म्यूजिशियन चार्ज कर रहा है, तो मैं HMRC से वो वीएटी जाके क्लेम कर सकता हूँ एज अ बिजनेस। लेकिन जिसके लिए मैंने इवेंट मेरे कस्टमर के लिए किया है, वो एट द एंड ऑफ द डे उस वीएटी की कॉस्ट को ब्रट करेगा। तो एंड यूजर इसमें जिस बंदे ने एंड सर्विसेज ली हैं वो ही होगा। तो इस पॉइंट को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है कि वीएटी हमेशा एंड यूजर को इम्पैक्ट करती है। मिडिल मैन या मिडिल बिजनेसेस जो आप, ये वाइट लेबलिंग जब आप करते हो थर्ड पार्टी सर्विस लेके,
उसको अफेक्ट नहीं करती। वो जो वीएटी चार्ज हो रही है वो हमेशा एचएमआरसी से जाके क्लेम कर सकता है। वो कैसे क्लेम कर सकता है वो मैं आपको आगे बताऊं। और जैसे कि पाकिस्तान में एफबीआर है, एचएमआरसी एक ऑर्गेनाइजेशन है यूके में, जो कि गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है, जो वीएटी कलेक्ट करती है। या अगर किसी बिजनेस ने रीफंड क्लेम करना हो तो वो उसके पास जाता है कि जी मुझे ये रीफंड चाहिए। अगली स्लाइड पे आते हैं। अच्छा, अब किस बिजनेस को वीएटी रजिस्टर होना चाहिए? आई होप आप लोगों ने सब ने इनिशियल एक प्रेजेंटेशन आपको सेंड की गई थी जिसमें आपको डिफरेंशिएशन बताई गई थी कि बिजनेस यूके में किन तरीके से हो सकता है। अ, मैं एक दफा क्विकली रिपीट कर देता हूँ उसको। बिजनेस यूके में दो तीन डिफरेंट तरीकों से हो सकता है, बट मोस्ट इम्पोर्टेंटली आप एक बिजनेस आइदर एज अ सोल ट्रेडर रजिस्टर कराते हैं। फॉर एग्जांपल मेरा नाम है वकास, मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है अकाउंटिंग फर्म का ही, और वो मैं नाम पे चला रहा हूँ एबीसी अकाउंटिंग प्रैक्टिस, बट मैं उसको सोल ट्रेडरशिप ट्रीट कर रहा हूँ। या तो मेरे साथ एक पार्टनर है तो मैंने पार्टनरशिप के साथ ट्रीट कर लिया है, या मैं उसको एज अ सोल ट्रेडर, तो वो मेरी पर्सनल टैक्स रिटर्न में जाएगा अगर सोल ट्रेडर है, वरना पार्टनरशिप टैक्स रिटर्न में जाएगा। और अगर मैंने उस बिजनेस को वीएटी रजिस्टर करवाना है ना, तो वो वीएटी एज अ पर्सनल बिजनेस रजिस्टर होगी अंडर माय नेम रादर देन बिजनेस नेम। वेयर एज सेकेंड प्रोसीजर ये होता है कि लिमिटेड कंपनी के थ्रू आप ट्रेड करते हैं, उस लिमिटेड कंपनी को आप वीएटी रजिस्टर कराते हैं, तो लाइबिलिटी उस कंपनी की होती है, नॉट पर्सनली यू। तो इस चीज पे डिफरेंशिएट आपने करना है कि आप लिमिटेड कंपनी हमेशा तब ट्रेड के लिए ओपन करते हैं जब आपको अपनी एज अ बिजनेस लाइबिलिटी लिमिट करनी हो कंपनी की तरफ। अगर कोई भी क्लेम आता है, कोई भी इशू होता है, दैट इज एन एंटिटी ऑफ अ लिमिटेड कंपनी जिसको ये सारा फेस करना है रादर देन पर्सनली। अगर मैं पर्सनल बिजनेस करता हूँ और क्लेम आता है तो फिर मुझे खुद उस लाइबिलिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। तो जैसे मैंने आपको कहा, सोल ट्रेडर बिजनेस एंड लिमिटेड कंपनी। अब ऑब्वियसली रिक्वायरमेंट इन सबकी सेम है। आप बिजनेस को वीएटी रजिस्टर करवाते हैं, जो कि कंपलसरी हो जाता है जब आपको लगे कि आपका एनुअल टर्नओवर 90,000 पाउंड के थ्रेश होल्ड से ऊपर जा रहा है एक साल। ये मैं दोबारा आपको कंफर्म कर दूं कि 90,000 पाउंड का जब आपका टर्नओवर एक साल में एज अ बिजनेस आपको लग रहा है कि ऊपर चला जाएगा या चला गया है या जा रहा है, तो आपको कंपलसरी है देयर एंड देन उस बिजनेस को वीएटी रजिस्टर करवाना। अब ये टर्नओवर जो है ये हर साल चेंज हो सकता है। जैसे पिछले साल 85,000 था, उससे पहले कई साल चेंज नहीं हुआ था, फिर पहले जब चेंज हुआ था तो 78,000 था। तो ये चेंज होता है डिपेंडिंग ऑन एवरी ईयर बजट। अब जब गवर्नमेंट बजट अनाउंस करती है तो वो फिर बताती है कि यार इतनी इन्फ्लेशन हो गई है, अब इससे नीचे वाले बिजनेसेस को रहने दो। जिसने 90,000 पाउंड का टर्नओवर किया है वो वीएटी मस्ट रजिस्टर करेगा। दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये है कि कोई भी बिजनेस जो 90,000 नहीं टर्न कर रहा, वो वॉलंटरली भी वीएटी रजिस्टर हो सकता है। तो ये 100% श्योर नहीं है कि आपने 90,000 पे वो कंपलसरी है कि आपने वीएटी रजिस्टर कराना है, बट वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन कोई भी बिजनेस पहले भी करवा सकता है। अब आप कहोगे कि कोई भी बिजनेस क्यों रजिस्टर करवाएगा, उसकी लॉट ऑफ रीजंस हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल, उस बिजनेस की जो कॉस्ट है, जब तक वो वीएटी रजिस्टर नहीं होगा, जो कॉस्ट पे वीएटी पे कर रहा है वो क्लेम नहीं कर सकता। वेर एज उसका डाउनफॉल ये हो सकता है कि एक क्लाइंट को अगर वो सर्विस दे रहा है, लेट्स से अपने क्लाइंट्स को, जब वीएटी रजिस्टर नहीं है तो एंड यूजर को वही सर्विस 20% चीप पड़ रही है।
जबकि वो जब वीएटी रजिस्टर हो जाएगा तो उसके एंड यूजर क्लाइंट को वही सर्विस 20% एक्सपेंसिव पड़ेगी। तो ये प्रिटी मच एक बिजनेस डिसीजन होता है कि आपने अपने बिजनेस को वीएटी रजिस्टर कराना है कि नहीं, अगर टर्नओवर 90,000 से नीचे है साल। अगर टर्नओवर 90,000 से ऊपर चला गया है तो फिर आपको कंपलसरी है वीएटी रजिस्टर करा। मैं आपको इसकी एक एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल, एक बिजनेस है, वो अपने क्लाइंट को पहले एक चीज सेल करता था 100 पाउंड। ठीक है, अब जब उसने डिसीजन लिया है कि वो वीएटी, आफ्टर वीएटी इनवॉइसेस करेगा, तो वो उसी क्लाइंट को इनवॉइस करेगा 120 पाउंड की। तो क्लाइंट के लिए आप देखो, तो बिजनेस की प्राइस, उस आइटम की प्राइस उसके लिए एक्सपेंसिव होगी। ये हर उस बिजनेस को करना पड़ेगा जो वो वीएटी रजिस्टर हो रहा है, इवन वॉलेंटरली और कंपल्सरी, ये डिपेंड करता है उस चीज पे। ये स्पेशली अफेक्ट करता है उन बिजनेसेस को जो कि ई कॉमर्स पे सेलिंग करते हैं, क्योंकि आप लोगों की, जैसे आपको पता है, मार्केट अमेजोन पे बहुत कंपेटिटिव होती है प्राइसिंग। आपके ईबे पे प्राइसिंग बहुत कंपेटिटिव होती है, लेकिन जब एक बिजनेस सर्टेन लिमिट्स 90,000 की क्रॉस कर जाए और उसको रजिस्टर करना पड़े, तो वो उसकी प्रोडक्ट एक्सपेंसिव हो जाती है और आपका कंपटीशन बहुत स्लो हो जाता है। तो ओवर द पीरियड ऑफ लास्ट 5-6 ईयर बहुत सारे ई कॉमर्स बिजनेसेस ने वीएटी डॉज करने की कोशिश की थी। इसलिए फॉर एग्जांपल अब एचएमआरसी ने उनकी डायरेक्ट रिपोर्टिंग स्टार्ट करवा दी है। वो हम जब एडवांस लेवल में जाएंगे तो वो अंडरस्टैंड करेंगे कि एमटीडी, मेकिंग टैक्स डिजिटल, क्या चीज। नेक्स्ट, इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड। अब किसी भी बिजनेस को जब मैंने रजिस्टर करवाना है ना, तो कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन हमें उस बिजनेस की चाहिए होगी रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए। ठीक है, सबसे पहले, अगर लिमिटेड कंपनी है, पहले हम लिमिटेड कंपनी का देख लेते हैं। लिमिटेड कंपनी का यूके में एक कंपनी रजिस्ट्रेशन नंबर इशू होता है कंपनीज हाउस के थ्रू। तो जैसे यहाँ पे एसईसीपी है जो कंपनीज रजिस्टर करती है, उस तरह ही यूके में कंपनीज हाउस के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे कंपनीज आपकी रजिस्टर होती हैं। और जब कंपनीज रजिस्टर होती हैं तो वो आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर इशू करते हैं, जिसको हम कंपनी रजिस्ट्रेशन नंबर कहते हैं। ठीक है, तो वीएटी अगर हम किसी क्लाइंट की रजिस्टर करवा रहे हैं तो हमें कंपनी रजिस्ट्रेशन नंबर मस्ट चाहिए। ऑब्वियसली हमारा क्लाइंट होगा तो हमें पता होगा कि उसका कंपनी नेम क्या है, या उसको रजिस्ट्रेशन नंबर से भी हम सर्च कर सकते हैं, या हम खुद जाके भी उसकी फाइंड आउट कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन। इसकी आपको एक एग्जांपल देता हूं, लेट्स से। ये एक कंपनीज हाउस की वेबसाइट है। लेट्स से जी, मैं एक किसी क्लाइंट का अपने नाम लिखता हूँ। इस पे कंपनीज हाउस की वेबसाइट पे, मैं अगर मुझे क्लाइंट का नाम पता है तो मैं रजिस्ट्रेशन नंबर इजीली अवेल कर सकता हूँ कंपनी का। यहाँ पे सारी कंपनी की इंफॉर्मेशन आ जाती है। कंपनी की इंफॉर्मेशन एज इन उसका रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस, कंपनी अभी एक्टिव है कि नहीं, ऑब्वियसली कंपनी टाइप क्या है, प्राइवेट लिमिटेड, कब इनकॉर्पोरेट हुई है, उसके अकाउंट्स कब ड्यू है आगे। कंफर्मेशन स्टेटमेंट होती है, आपने हर साल कंपनीज हाउस को एक स्टेटमेंट प्रोवाइड करनी है कि मेरी शेयर होल्डिंग एंड मेरी डायरेक्टरशिप में कोई चेंजेस नहीं है।
तो उसको आपको हर ईयर कंपनीज हाउस में सबमिशंस करवानी पड़ती हैं। उसको कहते हैं कंफर्मेशन स्टेटमेंट, जो कि हम अगले वीक में जो कवर करेंगे कोर्स को, उसका पार्ट होगी। उसके बाद नेचर ऑफ बिजनेस, कि इसकी कोड क्या है। हर ट्रेड को या हर सर्विस को कंपनीज हाउस ने एक नंबर एलोकेट किया होता है, जिसको कहते हैं SIC कोड। उस कोड के मुताबिक आपको नंबर इशू होता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये कंपनी का कोड है 78101, और ये मोशन पिक्चर्स, टेलीविजन एंड अदर थेरेटिकल कास्टिंग एक्टिविटीज परफॉर्म। तो हम इस वेबसाइट पे इसलिए आए थे कि मैंने आपको बताना था कि कंपनी नंबर आप कैसे निकाल सकते हैं। ऑब्वियसली फिर इसकी फाइलिंग हिस्ट्री है, इसके डायरेक्टर्स कौन कौन हैं, वो हम आराम से देख सकते हैं। और इसकी अगर हमने कोई कंपनी सर्टिफिकेट या डॉक्यूमेंट्स रिक्वेस्ट करने हो, वो सारा कुछ हम कंपनीज हाउस से कर सकते हैं। विल कम टू दैट लेटर। ठीक है, तो कंपनी रजिस्ट्रेशन नंबर आपके पास आ गया यहाँ पे। उसके बाद ऑब्वियसली आपको उसकी बैंक अकाउंट डिटेल्स चाहिए होंगी। बैंक अकाउंट पाकिस्तान में तो आप IBAN नंबर जो यूज करते हो या अकाउंट नंबर, यूके में बैंक अकाउंट में तीन चीजें जो सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं, वो होता है सोर्ट कोड, बैंक अकाउंट नंबर एंड बैंक नेम ऑब्वियसली। तो ये तीन चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, सोर्ट कोड, बैंक अकाउंट नंबर एंड बैंक। उसके बाद जो मेन चीज हमें रिक्वायर्ड होती है, उसको कहते हैं, सॉरी, उसको कहते हैं UTR। यस, सबको रिकॉर्डिंग्स इसके बाद ईमेल्स भी होंगी, एक गूगल ड्राइव पे रख दिया जाएगा, जो आपके पास लिंक आएगा। थैंक यू शेख फॉर लेटिंग मी नो। अच्छा, अब हम, सॉरी, बीच में डिस्टरबेंस हो गई थी। UTR, UTR स्टैंड्स फॉर यूनिक टैक्स रेफरेंस नंबर। जब एक लिमिटेड कंपनी कंपनीज हाउस के साथ रजिस्टर होती है ना, तो वो ऑटोमेटिकली HMRC, जैसे अगर आप एग्जांपल दो, SECP है, एक है FBR, उसी तरह ही आपके दो ऑर्गेनाइजेशन यूके में भी होती हैं। एक होती है कंपनीज हाउस, दूसरी होती है HMRC। कंपनीज हाउस आप रजिस्टर करते हैं कंपनी का, और जो उसकी टैक्स रिलेटेड इंफॉर्मेशन एंड सबमिशन होती है HMRC। जैसे कि पाकिस्तान में आप SECP है, वो आप कह लें इक्विवेलेंट है कंपनीज हाउस के, और FBR है जो कि इक्विवेलेंट है HMRC के। ठीक है, तो किसी भी कंपनी को डिटरमिन करने के लिए HMRC, जब कंपनी रजिस्टर होती है, एक नंबर इशू करता है जिसको कहते हैं UTR। फिर उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन के लिए चाहिए होता है, वो होता है डिटेल्स ऑफ एनुअल टर्नओवर, कि जी इस कंपनी का सालाना टर्नओवर कितना है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज आपको थोड़ी सी साइड पॉइंट है बट अंडरस्टैंड करनी है। कभी कभी क्या होता है कि आपका जो लेट्स से ईयर है जनवरी टू दिसंबर, आपको सितंबर में जाके लग रहा है कि अब आपका टर्नओवर 95,000 से ऊपर इस मंथ या अगले मंथ या पिछले 10-15 दिन में ओवर हो गया है। तो आपने मेक श्योर करना है कि ASAP रजिस्टर करवाए। लेकिन कई बिजनेस के लिए कुछ होता है कि एक दफा वन ऑफ एक्स्ट्रा सेल आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल जी, मेरा एनुअल टर्नओवर मुझे पता है कि 50,000 पे होना था, बट एक क्लाइंट आया है, उसने मुझे सितंबर, मैंने उसको इनवॉइस किया है जो कि 40,000 पाउंड की इनवॉइस है, और मुझे ये पता है कि ये वन ऑफ क्लाइंट है, ये आगे दोबारा नहीं आएगा। फिर मैं उस अपनी रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी नहीं है, क्योंकि वो एक्सेप्शनल केस था। अगर हमें कंफर्म है कि वो इनवॉइस दोबारा क्लाइंट नहीं आएगा, वो वन ऑफ प्रोजेक्ट है, तो तब हम HMRC को बता के अपनी VAT रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी नहीं है।
इस केस में जहां पे हमारा एनुअल टर्नओवर सिर्फ एक वन ऑफ प्रोजेक्ट की वजह से 90,000 का थ्रेशोल्ड क्रॉस हो गया है, उस केस में हमें वीएटी रजिस्टर कराना इंपॉर्टेंट नहीं है, जबकि हमें पता है वो इनवॉइस जिसकी वजह से हमारा टर्न ओवर 90 से ऊपर गया है वो वन ऑफ प्रोजेक्ट, और अगले साल हमारा टर्नओवर फिर से 90 से नीचे ही रहे। तो एनुअल टर्नओवर की डिटेल्स आपको आपके पास होना जरूरी है, और वो इसलिए सेकंडली इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जब आप HMRC का एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे होते हैं वीएटी के लिए, तो ये एनुअल टर्नओवर की फिगर वो डिमांड करते हैं कि जी आपने लास्ट 12 मंथ्स में कितना टर्नओवर किया था, या नेक्स्ट 12 मंथ्स में आपका क्या टर्नओवर। उसके बाद जो आपको इन्फॉर्मेशन रिक्वायर होती है वो होती है डायरेक्टर्स यूटीआर। अब जब हमने डिस्कस किया कि कंपनी रजिस्टर होती है HMRC के साथ अपने टैक्स पर्पसेस के लिए, डायरेक्टर को अपनी सेल्फ असेसमेंट कराने के लिए, जैसे कि पाकिस्तान में भी आप अपनी रिटर्न जमा करवाते हैं, तो डायरेक्टर को भी अपनी रिटर्न जमा कराने के लिए ना HMRC के साथ रजिस्टर होना पड़ता है, और HMRC उसको तब असाइन करता है यूटीआर। तो वो आपको, और यूटीआर मैंने डिस्कस कर लिया पहले कि वो क्या होता है, तो वो आपको ऑब्वियसली अपनी एप्लीकेशन में देना होगा। नेक्स्ट पार्ट है जी बिजनेस एड्रेस। ऑब्वियसली बिजनेस एड्रेस आपको प्रोवाइड करना है। अब यहाँ पे जो एड्रेस हमने देना है वो मेक श्योर करें कि आप ट्रेडिंग एड्रेस दें, कॉरस्पॉन्डेंस या रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस नहीं। इन तीनों में डिफरेंस क्या है? एक कंपनी का होता है रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस, एक होता है कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस, एक होता है ट्रेडिंग एड्रेस। अब मोस्टली केसेस में ये तीनों सेम हो सकते हैं, बट कई दफा ये डिफरेंट भी होते हैं, जैसे कि बड़ी कंपनीज हो या एक कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हो, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस हो, वो चाहते हैं रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस डिफरेंट हो। कॉरस्पॉन्डेंस और ट्रेडिंग सेम हो सकता है, मे बी रजिस्टर्ड ऑफिस एंड कॉरस्पॉन्डेंस सेम हो सकता है, ट्रेडिंग एड्रेस डिफरेंट। रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस होता क्या? Where all company registration documents are held, इसको कहते हैं रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस। कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस होता है where all communication for the VAT or HMRC taxes can be sent। और लास्ट ट्रेडिंग एड्रेस होता है where all the trading is happening। तो ये तीनों में डिफरेंस है, रजिस्टर्ड ऑफिस, कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस एंड ट्रेडिंग एड्रेस। ये सेम भी हो सकते हैं, ये डिफरेंट भी हो सकते हैं। आई जस्ट वांटेड टू मेक दैट क्लियर। वी नीड टू मेक श्योर वीएटी एप्लीकेशन के लिए जब वो बिजनेस एड्रेस मांगे ना, वो हमेशा ट्रेडिंग एड्रेस मांगते हैं, और उसकी रीजन ये भी हो सकती है कि जब वीएटी की इन्वेस्टिगेशन आती है ना, वो हमेशा ट्रेडिंग एड्रेस पे जाके उसको कवर करना चाहते हैं, ताकि वो देख सकें कि ये बिजनेस एक्चुअल में रन कैसे हो रहा है। लास्ट इंफॉर्मेशन जो पीस ऑफ इंफॉर्मेशन चाहिए होती है वो चाहिए होती है डायरेक्टर्स कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, यानी कि डायरेक्टर का पर्सनल एड्रेस जहां पे वो रहता है। उसकी भी अगेन रीजन ये हो सकती है कि एक कॉपी जाती है बिजनेस एड्रेस को और एक कॉपी जाती है डायरेक्टर के एड्रेस पे, बिकॉज वो कहते हैं अल्टीमेटली डायरेक्टर एक कंपनी का एक रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर है जिसको सारी अपनी लाइबिलिटीज, कम्युनिकेशन एंड एवरीथिंग हैंडल कर। ठीक है, तो अब क्विकली रिकैप कर लें, हमें इंफॉर्मेशन क्या क्या चाहिए होगी जब अगर लेट्स से आपने अगर किसी क्लाइंट की वीएटी रजिस्ट्रेशन करवानी है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको अंडरस्टैंड करना है ये लिमिटेड कंपनी है कि सोल ट्रेडर है। अगर लिमिटेड कंपनी है
तो आपको कंपनी रजिस्ट्रेशन नंबर चाहिए होगा, बिजनेस अकाउंट डिटेल्स, आप यूटीआर, डिटेल्स ऑफ एनुअल टर्नओवर, डायरेक्टर्स यूटीआर, बिजनेस एड्रेस एंड डायरेक्टर्स कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस। ठीक है। अब आप कहोगे कि यार ये वीएटी रजिस्ट्रेशन होती कैसे है? एक सिंपल सा फॉर्म होता है, वो आपने इशू नहीं है। ये ऑनलाइन भी हो सकती है, बाय पोस्ट भी हो सकती है। अच्छा, ऑनलाइन के लिए आपके पास एक बिजनेस का क्या होना चाहिए, एक चीज होती है अगेन लॉगिन डिटेल्स के लिए कर लिए, उसको कहते हैं गवर्नमेंट गेटवे। ये गवर्नमेंट गेटवे एक बिजनेस को बनाना पड़ता है, जिसमें आपको ना आपकी आईडी एंड पासवर्ड मिलता है, वो आप क्रिएट कर सकते हैं उस बिजनेस के लिए, और फिर अपनी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को ऑनलाइन फॉर्म फिल करके सेंड कर देते हैं, ऑनलाइन ही सबमिट करवा देते हैं। ठीक है। बाय पोस्ट एक अच्छा खासा लंबा फॉर्म होता है, 26 पेजेस का, जो कि आप आजकल के टाइम पे मेरे ख्याल है कोई भी नहीं करता। बट फिर भी उन्होंने ऑप्शन रखी हुई है कि अगर किसी ने बाय पोस्ट करना है तो वो आप एक फॉर्म डाउनलोड करते हैं अगेन एचएमआरसी की वेबसाइट से, और वो फॉर्म आप भेज देते हैं क्या नाम है एचएमआरसी को, जो स्पेसिफिक एड्रेस गिवन होता है उसको जो वेबसाइट पे गिवन होता है। अब मैं एचएमआरसी की वेबसाइट पे आपको बताता हूँ कि अगर आपने रजिस्टर करवाना है तो आप ये देख सकते हैं, एक बिजनेस को अगर आपने रजिस्टर कराना है, यू नीड अ गवर्नमेंट गेटवे आईडी एंड पासवर्ड टू रजिस्टर फॉर द बिजनेस। और आप स्टार्ट कर सकते हैं यहाँ से, अपना गवर्नमेंट ग्रेड गेटवे भी क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपने बाय पोस्ट करवाना है तो एक फॉर्म होता है जिसको कहते हैं VAT1, रजिस्टर बाय पोस्ट। ठीक है। बाकी उसमें ऑब्वियसली ये मैंने जैसे आपको बताया था, रजिस्ट्रेशन एक्सेप्शन जो वन ऑफ इनवॉइस हमारी चली जाए तो उसके थ्रेशोल्ड के लिए टेम्पररी वीएटी की जो एप्लीकेशन उनको बतानी है वो जरूरी है। अब एज अ बिजनेस और एन एजेंट, ये मीन्स अकाउंट, आप अपने पोर्टल के थ्रू, यानी कि हर एक अकाउंटेंट और एजेंट को अपना पोर्टल भी मिलता है अगर आप अप्लाई करें तो, आप उसके थ्रू भी अपने क्लाइंट्स की वीएटी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अगेन सेम प्रोसेस होगा जैसे कि हमने ऑनलाइन डिस्कस किया था वीएटी रजिस्टर करवाने। सॉरी पहले चला गया। अब आप आते हैं जी, इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर पर्सनल बिजनेस या सोल ट्रेडर। जो एक लिमिटेड कंपनी नहीं है, उस बिजनेस को वीएटी रजिस्टर कराने के लिए इंफॉर्मेशन थोड़ी सी डिफरेंट चाहिए होती है, क्योंकि आपको बताया है वो रजिस्ट्रेशन इशू हो रही है under personal name. So the person who is being registered is ultimately responsible for any VAT issues. उसमें आपकी लाइबिलिटी लिमिटेड नहीं होती। लेट्स से अगर एचएमआरसी ने आप पे केस करना है तो इस बेस पे आपके पर्सनल पे करेगा वो, अगर आपने पर्सनल वीएटी रजिस्ट्रेशन कराएंगे। लेट्स से एक कंपनी है, वो रजिस्टर हुई हुई है वीएटी कंपनी के थ्रू, एक बिजनेस, और वो बैंक करप्ट हो रहा है। तो बैंक की सूरत में उसको क्या करना पड़ रहा है, जो कोर्ट ऑर्डर इशू होगा वो लिमिटेड कंपनी के नाम पे होगा, और लिमिटेड कंपनी बैंक होगी, उसके पर्सनल इफेक्ट कोई नहीं आएंगे। वेयर एज अगर बिजनेस पर्सनल नेम पे वीएटी रजिस्टर हो रहा है और अगर कोर्ट में जाती है बात, तो जो बैंक या जो भी इशू होगा वो पर्सनल नेम पे होगा। तो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए बिजनेसेस लिमिटेड कंपनी में एंटिटी में रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट है। अब जो इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए सोल ट्रेडर बिजनेस के लिए, वो सबसे पहले चाहिए इस समथिंग कॉल्ड नेशनल इंश्योरेंस नंबर। यूके में हर एक बंदे को ना नेशनल इंश्योरेंस नंबर इशू होता है, जिसके थ्रू उसने काम करना। नेशनल इंश्योरेंस नंबर क्या होता है, ये डिफरेंट चीज है, वो मैं आपको बाद में, हम अगला जब पर्सनल टैक्स रिटर्न का अगले वीक करेंगे कोर्स, उसमें हम बात करेंगे नेशनल इंश्योरेंस नंबर होता क्या है और क्यों इशू होता है, किस लिए होता है।
सेकंड चीज जो HMRC को चाहिए होती है वो आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट होता है, जिसमें के पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस डिटेल्स सबमिट होती हैं, ताकि बंदे को आइडेंटिफाई कर सके कि एक्चुअली दिस पर्सन एग्जिस्ट और नॉट। ऑब्वियसली बैंक डिटेल्स फिर चाहिए होती हैं। पर्सनल यूटीआर, जैसे मैंने आपको बताया था कि हर पर्सन जो कि बिजनेस करता है यूके में, वो फिर रजिस्टर होता है एज अ सोल ट्रेडर HMRC के साथ, जिस तरह उसको पर्सनल यूटीआर रहता है। और बाकी एनुअल टर्नओवर, बिजनेस एड्रेस और पर्सनल एड्रेस तो वही सेम इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है पर्सनल बिजनेस को VAT रजिस्टर कराने के लिए या सोल ट्रेडर बिजनेस को रजिस्टर कराने के लिए। अगर ये पार्टनरशिप होगी, एग्जैक्टली यही सेम इंफॉर्मेशन होगी अगर पार्टनरशिप रजिस्टर नहीं है, अगर पार्टनरशिप सोल ट्रेडरशिप पे है। ठीक है, आई होप दिस क्लैरिफाइज कि हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन चाहिए एक VAT को रजिस्टर कराने। नेक्स्ट हम आते हैं कि effects क्या होते हैं जब एक बिजनेस रजिस्टर होता है VAT। हमने छोटी सी एग्जांपल एक देखी थी कि सेल्स पे सबसे पहले इफेक्ट पड़ता है बिजनेस की। ऑब्वियसली फिर जो हम परचेज करते हैं चीजें, उस पे भी हम VAT क्लेम कर सकते हैं। जो VAT हम सेल्स इनवॉइसेस पे चार्ज करते हैं क्लाइंट्स को, उसको कहते हैं आउट टैक्स। और जो हमें कोई बिजनेस चार्ज कर रहा है उसको हम कहते हैं इनपुट टैक्स। अब एक बिजनेस जब VAT रजिस्टर होता है क्वार्टर के बाद, वो आपको बताऊंगा कि क्वार्टर कैसे डिफाइन होते हैं कैसे नहीं, बट अभी अंडरस्टैंड करोगे जी, एक क्वार्टर के बाद हम टोटल आउटपुट टैक्स एंड टोटल इनपुट टैक्स कैलकुलेट करते हैं, और वो VAT रिटर्न सबमिट कराते हैं HMRC को। और जो हमने अगर पेमेंट करनी हो या हमें रिफंड आने हो HMRC से, तो वो हम जाके क्लेम करते हैं। तो एक एग्जांपल आपको देता हूं दोबारा से। लेट्स अज्यूम हमारा एक क्लाइंट है ABC लिमिटेड। इनवॉइस हम इशू कर रहे हैं 19 अक्टूबर 2024 को। इनवॉइस डेट होगी, ये मैं ऐसे ही बस मैं मैन्युअल इनवॉइस पर आ रहा हूँ आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए। हमारा यहाँ पे ऊपर कंपनी का लोगो और वो सारा कुछ आ जाएगा। उसके बाद जी सर्विस की डिस्क्रिप्शन आ गई, मैं कहता हूँ जी कंसल्टिंग सर्विस। उसके बाद मैं उसकी डिफाइन करता हूँ कि जी लेट्स से £1000 थी सर्विस की वैल्यू। इसको हम कहेंगे नेट सेल्स, £1000। सेकंड जो उस इनवॉइस में इंक्लूड होगा वो होगा वैट। और थर्ड जो होगा उसको कहेंगे हम ग्रॉस। सॉरी, मैं ना साथ फॉर्मेटिंग के बगैर ना मुझसे वर्क नहीं होता। ठीक है, तो चीज आपको जो याद रखनी है कि जो सर्विस हम प्रोवाइड कर रहे हैं ना, जब आपका बिजनेस VAT रजिस्टर हो जाए तो हम नेट इनवॉइस करते हैं उसको, हमारी सेल्स वैल्यू। फिर उस पे लगती है VAT 20%, जो कि £200 है। और जो इन दोनों का टोटल करके आती है उसको हम कहते हैं अपना ग्रॉस टर्नओवर। आई नो ये अकाउंटिंग का सेशन नहीं है, बट मैं इसकी आपको डबल एंट्री भी फिर भी समझा देता हूँ। अब लेट्स से जब ये बिजनेस VAT रजिस्टर्ड नहीं था, इसका नेट और ग्रॉस इक्वल होता। ठीक है, लेकिन अब जब हम रजिस्टर हो गए हैं VAT के लिए, तब से ये हमारी इनवॉइस में डिफरेंस आ जाएगा। अब हम डिस्कस करते हैं क्विकली आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए कि
वीएटी का इम्पैक्ट आपकी डबल एंट्री पे कैसे पड़ेगा? लेट्स से अगर बिजनेस रजिस्टर्ड नहीं है वीएटी के लिए, ठीक है, ये हमने इनवॉइस रेज की, तो सिंपल टर्नओवर आपका क्रेडिट होता था, लाइबिलिटी आपकी कोई नहीं होनी थी, और डेटर्स आपके ग्रॉस अमाउंट से हो जाते थे डेबिट। यानी कि आपका कंपनी का एसेट बन गया और हमने मनी एक्सपेक्ट करना है आने के लिए। अब जब हम वीएटी रजिस्टर्ड हो जाएं, तो हमारा टर्नओवर तो सेम रहेगा, जैसे मैंने आपको बताया है कि कंपनी का तो कोई नहीं है, टर्नओवर तो वैसे ही रहेगा। कंपनी का टर्नओवर थोड़ी इंक्रीज हुआ है। हमने एक एचएमआरसी के बिहाफ पे ये 200 पाउंड कलेक्ट किया है, ठीक है, एक क्लाइंट से। तो यानी कि ये हमने क्वार्टर एंड पे एचएमआरसी को पे करना है, तो ये होगा क्रेडिट, ठीक है। और क्योंकि हमें डेटर से 1200 पाउंड आने हैं पूरे, तो वो आपका बन गया 1200। तो इफेक्टिवली आपके इनकम स्टेटमेंट में अमाउंट आपकी नेट ही जाएगी, नेट टर्नओवर। इनकम स्टेटमेंट आजकल उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहते हैं, बट अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं इनकम स्टेटमेंट, जो आजकल इनकम स्टेटमेंट कह रहे हैं, वो लिख लेते हैं। जो आपकी बैलेंस शीट या स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशंस है, उसमें आपकी लाइबिलिटी खड़ी हो जाएगी 200 पाउंड की, और आपकी फिर बैलेंस शीट में डेटर्स खड़े हो जाएंगे कि हमें इस क्लाइंट ने 1200 पाउंड कैश दिया, ठीक है। यहां तक आपकी अंडरस्टैंडिंग आई होप क्लियर होगी। और परचेज का भी हम इसी तरह ही करते हैं। जब हम वीएटी रजिस्टर, फर्स्ट ऑफ ऑल, सॉरी, हम एक और इनवॉइस बनाते हैं। लेट्स से हमें किसी क्लाइंट ने इनवॉइस की है, बाकी मैं नहीं लिख रहा, ये कंसल्टेंसी स्टार्ट लिख देता हूँ। लेट्स से हमें परचेज इनवॉइस आई है किसी क्लाइंट से, किसी बिजनेस से। हमें उसने 1000 पाउंड चार्ज किया। उसने वीएटी, क्योंकि वो वीएटी रजिस्टर्ड बिजनेस था, उसने हमें वीएटी चार्ज किया और टोटल हमें इनवॉइस कर दिया, ठीक है। अब हम वीएटी रजिस्टर्ड हो ना हो, उसने हमें तो वीएटी चार्ज करनी है ना एज अ बिजनेस। ये मैंने आपको बताया था ना कि जिस बिजनेस का वॉलंटरी टर्नओवर, आई मीन वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन होती है वीएटी की, इवन दो उसका टर्नओवर 90,000 पे नहीं पहुंचा, वो उसकी वन रीजन ये भी हो सकती है कि वो बेचारा बिजनेस इतनी वीएटी पे कर रहा है अपनी चीजों पे कि उसको रजिस्टर होके वो क्लेम बैक करनी है उसकी, क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी पे इफेक्ट होगा ना, वो कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे ही कहते हैं कि डायरेक्ट एक्सपेंस है। अब जब मैं वीएटी रजिस्टर्ड बिजनेस नहीं, तो मेरी डबल एंट्री होगी डेबिट डायरेक्ट एक्सपेंस, क्रेडिट ट्रेड क्रेडिटर्स में जाएगा 1200 से 1200। क्योंकि मैं वीएटी रजिस्टर्ड बिजनेस नहीं हूं, तो मैं ये अमाउंट क्लेम नहीं कर सकता। जिस दिन मैं वीएटी रजिस्टर्ड हो जाऊं, उस दिन मेरी कॉस्ट हो जाएगी 1000 पाउंड। जो मैंने एचएमआरसी से क्लेम करना है, यानी कि मेरा करंट एसेट बन गया, वो होगी वीएटी जो चार्ज हुई है हमें 200 पाउंड, और क्रेडिटर्स उसी तरह ही रहेंगे 1200 पाउंड, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि आपके पीएनएल पे सीधा प्रॉफिटेबिलिटी का इफेक्ट हो गया है 200। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। अच्छा जी, इसमें अब जैसे कि मैंने आपको बताया था, सिनेरियोस कुछ गिवन है।
कि हमने, लेट्स अज्यूम फर्स्ट सिनेरियो, ये दो सिनेरियोज है ना, फर्स्ट सिनेरियो में हमारी आउटपुट वीएटी 100 है, यानी कि जो हमने क्लाइंट को चार्ज किया है वो 100 पाउंड किया है, और उस क्वार्टर में जो हमने इनपुट वीएटी क्लेम कर रहे हैं वो 50 पाउंड की। तो हमें एचएमआरसी को यानी कि क्वार्टर एंड पे 50 पाउंड क्लेम बैक और पे करने हैं एचएमआरसी को। अगर हम सिनेरियो 2 में आए और हमें आउटपुट वीएटी सारी जो हमने इनवॉइसेस की हैं उन पे वीएटी जो क्लाइंट से कलेक्ट की है वो 50 है, और जो हमें चार्ज हुई है वीएटी वो 100 है। उस केस में हम एचएमआरसी से जो कलेक्ट करेंगे वो करेंगे 50 पाउंड रिफंड के लिए। अब पाकिस्तान में तो मैंने सुना है कि रिफंड नहीं देते, बट एचएमआरसी जब आप एक रिफंड वीएटी सबमिट करवाते हो तो वो आपको स्ट्रेट अवे विद इन 10 वर्किंग डेज रिफंड आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है। आउटपुट वीएटी हर क्वार्टर में जिस क्लाइंट की ज्यादा होगी उसको एचएमआरसी को पेमेंट करनी पड़ेगी। इनपुट वीएटी अगर क्लाइंट की ज्यादा होगी तो उसको वीएटी रिफंड करना लेना पड़ेगा एचएमआरसी से। रेट्स पे आने से पहले ना हम एक चीज दोबारा गो थ्रू करते हैं, वो है डेडलाइंस। अब एक बिजनेस जब रजिस्टर होता है ना तो उसको एचएमआरसी की तरफ से सबसे पहले क्या इशू होता है जिसको कहते हैं वीएटी सर्टिफिकेट। ये आपने अपनी जो आपको ईमेल्स आई थी इनिशियल प्रेजेंटेशन में उसमें आपने देखा होगा कि वीएटी सर्टिफिकेट। वीएटी सर्टिफिकेट पे इंफॉर्मेशन क्या क्या अवेलेबल होती है? बिजनेस नेम, वीएटी रजिस्ट्रेशन नंबर, ये आपने देखा होगा। नंबर उस कंपनी को एक असाइन किया जाता है जिससे वो डिटरमिन करे। और लास्ट एक और चीज जो होती है वो होती है डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। ये तीन चीजें इस पे इंपॉर्टेंट होती हैं जो कि फ्यूचर में किसी भी अकाउंट को चाहिए होंगी। तो वीएटी सर्टिफिकेट जब आपके कंपनी के पास आता है वो होना बहुत जरूरी है। ऑब्वियसली आप अप टू डेट भी डाउनलोड कर सकते हो एचएमआरसी की वेबसाइट से अगर गुम जाए, बट ये तीन चीजें होती हैं। अब किसी भी कंपनी या बिजनेस जब वीएटी रजिस्ट्रेशन पे जाता है तो ये हम कैसे डिटरमिन करते हैं कि इसके क्वार्टर एंड्स क्या होंगे? लेट्स से जी हमने कोई स्कीम नहीं लगाई, हमने कुछ नहीं किया, हमने सिंपल वीएटी रजिस्ट्रेशन करवाई है नॉर्मल, जिसके क्वार्टर डिफाइन कर। एचएमआरसी जब हम रजिस्ट्रेशन करवा रहे होते हैं ना, जब हम रजिस्ट्रेशन करवा रहे होते हैं तो वो हमसे पूछता है कि जी आपने अपने क्वार्टर एंड्स क्या रखने हैं। फॉर एग्जांपल जी, एक ऑप्शन होती है मार्च, जून, सितंबर, दिसंबर। दूसरी ऑप्शन होती है लेट्स से हम करवा रहे हैं अक्टूबर में तो वो कहेंगे अक्टूबर, जनवरी, अप्रैल एंड जुलाई। तो ये चार डिफरेंट ऑप्शंस होती हैं, उसमें से आपको एक सेलेक्ट करना होता है और उससे आप डिफाइन करते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं एज अ बिजनेस रजिस्ट्रेशन करवा रहा हूं 19 अक्टूबर 2024। गलत लिख दिया जगह पे, स्कूल आना है डेट पे। जिस दिन मेरी एप्लीकेशन सबमिट हुई है ना वो है जी 19 अक्टूबर 2024। और मैंने ऑप्शन सिलेक्ट की थी एचएमआरसी से पहला क्वार्टर एंड मेरा एंड हो नवंबर में, दूसरा एंड होगा फरवरी में, तीसरा एंड होगा मार्च अप्रैल मई में, चौथा एंड होगा जून जुलाई अगस्त, और फिर ऑब्वियसली सितंबर अक्टूबर नवंबर इस तरह चलता जाए। तो ये अगर आपके क्वार्टर एंड है, ये मेरी रजिस्ट्रेशन डेट है। अगर एचएमआरसी ने आपको स्ट्रेट वे रजिस्ट्रेशन नंबर प्रोवाइड कर दिया
इसको वैसे तो अप टू 6 वीक्स लगते हैं, जब उनके पास टाइम ज्यादा बिजी हो, एप्लीकेशंस बहुत ज्यादा। तो फिर नवंबर का क्वार्टर एंड तो गुजर जाएगा, फरवरी का क्वार्टर एंड आ जाएगा। तो आपको जो अपनी पहली रिटर्न जमा करवानी होगी ना, वो करवानी होगी फॉर द पीरियड ऑफ 19 अक्टूबर 2024 टू 28 या 29 का मंथ हुआ फरवरी का, तो 29 फरवरी 2025। और आपकी जो डेडलाइन होगी सबमिशन की, वो 1 मंथ एंड 7 डेज है। तो यानी कि अगर 28 फरवरी को आपका क्वार्टर एंड हुआ है, इसकी डेडलाइन आपकी सबमिशन की होगी 7 अप्रैल 2025, 1 मंथ एंड 7 डेज बाद। और इसकी पेमेंट डेडलाइन भी यही होगी अगर हमने पेमेंट ड्यू करनी है। तो लेट्स अज्यूम अगर मेरी कंपनी का क्वार्टर एंड 28 फरवरी को हुआ है, तो उसकी डेडलाइन होगी 7 अप्रैल को। या मुझे रिफंड आएगा या मुझे पेमेंट करनी होगी, उसकी डेडलाइन यही हो। इस टाइम से पहले मैं सबमिट करवा सकता हूँ, इस टाइम के बाद जो है ना, मुझे पेनल्टी पॉइंट्स पड़ना स्टार्ट हो जाएंगे HMRC से। ये आप लोगों ने मेक श्योर करना है कि VAT की डेडलाइन कभी मिस ना हो, क्योंकि उससे काफी इन्वेस्टिगेशन और दूसरे इश्यूज आ जाते हैं, क्लाइंट फाइन्स भी आ सकते हैं, VAT सरचार्ज लग जाता है, जो भी होता है। और लेट्स से अगर उसके अगला क्वार्टर है जी मेरा, लेट्स से एंड होता है मई 2025, इसमें सबमिशन डेडलाइन क्या होगी, ये मुझे मैसेज में एक दो बंदे लिख के बताएं, सो आई सी यू गाइस आर एक्टिव एज वेल। अगर मेरा क्वार्टर एंड मई में है 7 जुलाई 2025, मोहम्मद रुफियान, दैट्स करेक्ट, गुड। दैट मींस वी आर अवेक, गुड हो गया। तो यानी कि आपका क्वार्टर एंड 1 मंथ एंड 7 डेज बाद आपकी डेडलाइन होती है सबमिशन। ठीक है, ये मैं नॉर्मल VAT की बात कर रहा हूँ, कुछ आगे मैं बताऊंगा एनुअल VAT स्कीम्स भी होती हैं, बट विल कम टू दैट लेटर। जो नॉर्मल बिजनेस VAT रजिस्ट्रेशन कराते हैं, वो ये डेडलाइन उनके लिए होती है। अब हम आते हैं जी VAT रेट्स। अच्छा, जब VAT है ना, बेसिकली पाकिस्तान में जैसे मेरा हाल में VAT आजकल 17.5 या 18% चल रही है, जो इंक्रीज करनी है उन्हें, जो भी है। यूके में जो स्टैंडर्ड रेट VAT है ना, वो 20% है। अब ओवरऑल हेडलाइन पे ना 4 डिफरेंट रेट्स होते हैं, एक स्टैंडर्ड रेट, एक रिड्यूस्ड रेट, एक जीरो रेट एंड एक एग्जेम्प्ट। स्टैंडर्ड रेट को हमने डिस्कस कर लिया ना कि जी 20% VAT चार्ज होती है, और ये मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स और सर्विसेज पे चार्ज होती है, क्योंकि फिर डिफाइन किया हुआ ना HMRC ने कि आपने किस किस चीज पे कितनी कितनी परसेंटेजेस लगानी। मैं उसकी रीजन आपको बताऊंगा बाद में क्यों। उसके बाद जो आता है वो आता है जी रिड्यूस्ड रेट, जो कि 5% भी होता है, और ये यूजुअली अप्लाई होता है यूटिलिटी बिल्स में और इस तरह की चीज। थर्ड है जीरो रेट, 0%। ये अप्लाई होती है उन चीजों पे जो कि गवर्नमेंट ने उस कंट्री की डीम करती हैं कि ये बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ है। फॉर एग्जाम्पल, एक इंसान को जिंदगी गुजारने के लिए दूध चाहिए होता है, गोश्त चाहिए होता है, वेजिटेबल्स चाहिए होती है, ये सारी जीरो रेट VAT होती है, यानी कि उस पे इनडायरेक्ट टैक्स नहीं लगता। तो उसमें बच्चों के कपड़े भी हो जाते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने साइन किया हुआ है कि बच्चों को लग्जरी में ना लेके। अब जैसे ही आप दूध से बना हुआ चीज बाय करने जाओगे, उस पे स्टैंडर्ड रेट VAT लग जाएगा, वो जीरो रेट नहीं होगा। उसकी वजह मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ बाद में क्यों। लास्ट चीज जो आ गई है वो है एग्जेम्प्ट VAT, जो कि नो VAT चार्ज है। वो मोस्टली उन चीजों पे लगता है जो कि फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स होती हैं, फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस और चैरिटीज, वो एग्जम्प्ट होती हैं VAT के किसी रेट से भी। जो चीजें जीरो रेट में आती है ना, फॉर एग्जांपल
और एग्जेम्प्ट में जो डिफरेंस है वो फंडामेंटली यही है कि ये वीएटी 0% है, यानी कि वीएटी के स्कोप में आ रही है। जो एग्जेम्प्ट है वो वीएटी के स्कोप में नहीं है, यानी कि कल को इन पे परसेंटेजेस नहीं लग सकते अनटिल अनलेस गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करे उनको स्टैंडर्ड रेट या रिड्यूस रेट पे ले जाने के लिए। देखिए स्टैंडर्ड रेट की तो मुझे आपको एग्जांपल देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्टैंडर्ड रेट बेसिकली मैंने आपको कहा मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स पे लगता है। आपका डेयरी का मतलब फूड हो गया, आपके कपड़े हो गए बच्चों के कपड़ों को छोड़ के, आप सर्विसेज ले रहे हैं कंसल्टिंग की, मार्केटिंग की, आप जाके सर्विस रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं, हर एक पे स्टैंडर्ड वीएटी चार्ज होता है। आगे आ गया जी जीरो रेट की एग्जांपल्स। जीरो रेट जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है, सबसे इंपॉर्टेंट है कि जितनी भी बेसिक नेसेसिटीज है ना किसी भी इंसान को सिर्फ जिंदा रहने के लिए, यूके की गवर्नमेंट ने उनको असाइन किया कि यार इसको चीजों को वीएटी ना करो, ताकि अगर उनकी लो इनकम है तो उनको इनडायरेक्ट टैक्स ना हो। ये अगर आप एग्जांपल्स में देखेंगे तो ये ट्रांसपोर्ट, फ्रूट, वेजिटेबल्स, अनप्रोसेस्ड फूड्स लाइक मीट पे चार्ज नहीं होती, यानी कि जीरो रेट होती है। चिल्ड्रन के कपड़े, न्यूज़पेपर, बुक्स, बेसिक नेसेसिटीज जो एक बंदे की होती हैं, उन पे 0% वीएटी चार्ज होती है। एग्जाम्प्ट वीएटी पे जैसे कि मैंने आपको बताया, एक तो हेल्थ केयर, डेंटल, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, ये वीएटी के स्कोप में नहीं आती। कुछ अदर सर्विसेज भी हैं जैसे बेटिंग एंड गैम्बलिंग हो गई, बैरियल्स एंड क्रिमिनेशन हो गए, पोस्ट ऑफिस सर्विसेज हो गई, ये वीएटी में नहीं आती, ये सारी एग्जेम्प्ट होती है। अब कुछ लोग कहेंगे यार कि वीएटी जीरो रेट और स्टैंड एग्जेम्प्ट तो सेम ही है ना, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे बेसिकली रिपोर्ट वो टैक्स पड़ नहीं रहा हमें इनडायरेक्टली। जो बिग डिफरेंस है ना एग्जेम्प्ट वीएटी और जीरो रेट में, एक चीज अंडरस्टैंड करो कि एग्जेम्प्ट वीएटी ना आर नॉट टैक्सेबल एंड दे डोंट गेट रिपोर्टेड इन योर वीएटी रिटर्न्स, वेयर जीरो रेट वीएटी आपकी वीएटी रिटर्न में जाती है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, कोई बिजनेस जो कि एग्जेम्प्ट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, लेट्स से एक पोस्ट ऑफिस है जो कि एग्जेम्प्ट सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, वो वीएटी के लिए रजिस्टर नहीं हो सकता। एक चैरिटी अगर एग्जेम्प्ट सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है तो वो वीएटी के लिए रजिस्टर नहीं हो सकती, यानी कि वो चैरिटी ये नहीं क्लेम कर सकती। उसकी कॉस्ट बिजनेस की 1200 ही रहेगी, 1000 नहीं रहेगी। अगर मैं एक चैरिटी हूं, मुझे इनवॉइस आई है, मैं वीएटी के लिए रजिस्टर नहीं हो सकता, तो मेरा वीएटी से कोई ताल्लुक नहीं है, मेरी कॉस्ट 1200 रहेगी बिजनेस की। तो जो एग्जेम्प्ट बिजनेसेस होते हैं ना, वो वीएटी जो उनको चार्ज हो रही है सप्लायर्स आर नॉट क्लेम, बिकॉज दे कैन नॉट रजिस्टर देयर बिजनेस फॉर वीएटी। जबकि जीरो रेट आपकी वीएटी में भी रिपोर्ट होती है। और जीरो रेट बिजनेस, लेट्स से मैं एक बिजनेस हूं, मेरी बुच्चर शॉप, मैं लोगों को मीट प्रोवाइड कर, मैं वीएटी रजिस्टर हो सकता हूं, क्योंकि मैं जीरो रेट सर्विस इवन तो प्रोवाइड कर रहा हूं, बट मुझे उसको रिपोर्ट करना है वीएटी में। और मैं अपनी परचेजेस पे जो वीएटी मुझे आ रही है, लोग डाल रहे हैं, वो मैं क्लेम कर सकता हूँ थ्रू वीएटी रिटर्न। ठीक है, तो ये एक सबसे बड़ा डिफरेंस एग्जेम्प्ट वीएटी एंड जीरो रेट वीएटी में ये दो हैं। एक, एग्जेम्प्ट वीएटी रिपोर्ट नहीं होती रिटर्न्स पे, जीरो वीएटी होती है। एग्जेम्प्ट वीएटी बिजनेसेस जो हैं, जो एग्जेम्प्ट वीएटी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, वो वीएटी रजिस्टर नहीं हो सकते और क्लेम नहीं कर सकते, वेयर
जीरो रेटेड वीएटी सर्विसेज जो प्रोवाइड कर रहे हैं वो क्लेम कर सकते हैं। यहां तक क्लियर हो गया? उसके बाद हम आएंगे कि बिजनेस को अपने रिकॉर्ड्स को कैसे अप टू डेट करना है। पहले मुझे बताओ, यहां तक कोई क्वेश्चन तो नहीं है मैसेजेस करके, ताकि हम क्वेश्चंस क्लैरिफाई कर लें थोड़े से। किसी के पास कोई क्वेश्चंस? मैं 2 मिनट वेट कर लेता हूँ, किसी के कोई क्वेश्चन आए तो देख लेते हैं हम। शहजाद साहब, सारा जो स्लाइड्स और ये जो पूरी वीडियो है ना, ये आपको गूगल लिंक के थ्रू शेयर की जाएगी। जब आपके पूरे कोर्सेज ये वाले खत्म हो जाएंगे ना बीएटी के आज, और नेक्स्ट वीक हमने कवर करना है पर्सनल एंड कॉर्पोरेशन टैक्सेस एज वेल, तो वो सारी आपके साथ शेयर इन्फॉर्मेशन। यस, गो ऑन सही। आस्क योर क्वेश्चन प्लीज। What are clients for UK tax? I'm not sure your question. What do you mean? Sorry, थोड़ा सा elaborate करो। एक सेकंड, मैं आपका ना माइक ओपन कर देता हूँ। Maybe that will be easy for you to ask question then. अस्सलाम वालेकुम सर, आपको आवाज़ आ रही है? हाँ जी। सर मैं ये चाहता हूँ कि लाइक हम मतलब ये तो बहुत ही इंफॉर्मेशन सेशन चल रहा है, कुछ बहुत ही नई चीज़ें सीखने को मिल रही है। हम्म। जो हम बुक्स से पढ़ते थे ना, इट्स टोटली डिफरेंट। अब सर लाइक हम ये चीज़ें सीख लेते हैं, ठीक है, अभी भी काफ़ी बहुत चीज़ें सीखने को मिली हैं। सर हाँ अब जी। ये चाहते हैं कि ये मतलब हम लोग एज ए काफी सुनते आ रहे हैं कि इंडिविजुअल टैक्स पेयर होते हैं, एक कॉर्पोरेशन वाले होते हैं। ये इंडिविजुअल टैक्स पेयर कहाँ से हम ढूंढें? ये लोग हैं कौन? ये मतलब कल को इंसान एक अपना स्टार्ट करना चाहता है, जाहिर हाँ बात जी। है मार्केटिंग के लिए बंदे ढूंढने पड़ते हैं ना, कि ये किसको हाँ हम जी। इनवॉइसिंग करेंगे यूके टैक्स सर्विसेज की। तो वो जरा थोड़ा सा आप काइंडली बता दें। थैंक यू। ठीक है। चाहिए यार, बेसिकली जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना कि आपने क्लाइंट्स कैसे ऑन बोर्ड लेने हैं, वो आपके पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स होते हैं इस वक्त, जिधर से आप सेल्स कैप्चर कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा इसमें चला जाता हूँ कि बेसिकली आप फाइवर, आप फेसबुक ग्रुप्स, स्पेशली आप लेट्स से आप एक एरिया डिटरमिन करते हो बर्मिंघम के अंदर, सॉलिहर्न, ठीक है। वहां पे अगर आप डिफरेंट ग्रुप्स निकालो ना, अकाउंटिंग, बुक कीपर्स, यूके टैक्सेस, वहां पे लोग, क्योंकि यूके के लोग ना जो स्पेशली थोड़े से कंप्यूटर सेवी नहीं होते, वो ऐसी जगहों पे जाके कहते हैं कि यार हमारी टैक्स रिटर्न कर दो, हमारी लिमिटेड कंपनी है, इसको कर दो, कोई फॉर्म कर दे, कुछ इस तरह की। तो इस जगहों से, और फिर फाइवर जैसी वेबसाइट्स, या बार्क एक वेबसाइट है, वहां पे जाके आप एज सर्विस प्रोवाइडर रजिस्टर होते हो, और वहां पे लोग आके अपनी बहुत सारी वो देते हैं सर्विसेज, अपनी ऑफर करते हैं, और लोग फिर चूज करके आपको कम्युनिकेट और कांटेक्ट करते हैं। जितने तो क्लाइंट्स ऑनबोर्ड करने के लिए ना, आपके पास सबसे बेस्ट वे यही होगा कि आपने ना ये फेसबुक ग्रुप्स, बार्क, फाइवर जैसी वेबसाइट्स को देखना है। थैंक यू सर। सर एक और चीज, अगर किसी क्लाइंट को डायरेक्ट अप्रोच करना चाहूँ, मतलब लाइक यूके में ही मैं एक प्रॉपर सिस्टम इस्टेब्लिश करूँ, एंड फॉर हाँ दिस जी। मार्केटिंग पर्पस मैं डायरेक्ट प्रपोजल्स देना चाहूँ, मतलब एक बंदे को हायर कर लूँ, कहूँ कि बस जाओ यूके की मार्केट में फिरो एंड मेरे लिए क्लाइंट्स ढूंढो, तो मतलब मैं उस बंदे को कैसे कम्युनिकेट करूँ, कैसे समझाऊं कि ये क्लाइंट्स हैं, इधर जाओ एंड ये प्रपोजल्स एंड कोटेशंस डिस्ट्रीब्यूट करो, जो अगर यार ये एक्सेप्ट ना करता क्वेश्चन है। थोड़ा सा ऑफलाइन हो जाएगा क्या? मैं आपको ना एडवाइस करूंगा कि मैं अपना ना ईमेल एड्रेस शेयर कर दूंगा। ये क्वेश्चन ओके। मैं आपको ना ईमेल पे या अपने व्हाट्सएप पे बाद में आउट ऑफ द मीटिंग समझा दूंगा कि आप क्या कर सकते हैं, कि आपको अपना
अकाउंटिंग सेटअप कैसे करना है कि आप आगे लोगों को यस फिर कांटेक्ट कर सकें। यस। बस ठीक है सर, बेहतर होगी। ठीक ठीक है, है। जजाकल्ला जजाकल्ला। अच्छा जी, अगला जी मोहम्मद फैजल रफीक चौहान साहब, आप मेरा हाल थोड़ा सा लेट आए थे। यार आपको ना ये रिकॉर्डिंग्स वगैरह जब हम शेयर करेंगे ना, तो ये आप फिर ना इसमें आराम से देख सकते हो कि रिपीट सेल्स एंड अनरजिस्टर्ड एंड रजिस्टर्ड बिजनेस क्या होता है। सेल्स ऑफ अनरजिस्टर्ड एंड रजिस्टर्ड बिजनेस, क्योंकि ना टाइम हमारे पास थोड़ा ना हो जाए कहीं। एक सेकेंड, हाँ, तो ये मैं आपको या तो सेपरेटली बाद में भी समझा सकता हूँ, या फिर जो है ना जब आपके पास वो आएगी ना रिकॉर्डिंग्स, तो आप उसको बाद ओवरव्यू कर सकते हो। ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, बिजनेस रिकॉर्ड्स टू कीप। ऑब्वियसली, बेसिकली जब आप एचएमआरसी से वीएटी रजिस्टर्ड होते हो ना, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, वीएटी जो है ना सबसे सेंसिटिव टॉपिक है एचएमआरसी के लिए। क्योंकि इशू ये है कि वीएटी एक ऐसी चीज है जहां पे बिजनेस एचएमआरसी का कैश होल्ड करके बैठा हुआ है। ठीक है। यानी कि क्लाइंट को चार्ज कर रहा है एचएमआरसी के नाम पे कि जी मैंने आपको इनडायरेक्ट टैक्स आप पे करें, मैंने आगे एचएमआरसी को पे करना है। और इसलिए ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक है एचएमआरसी के लिए। मेरे 17-18 साल के एक्सपीरियंस में ना, मैंने 90% इन्वेस्टिगेशन जो देखी है ना एचएमआरसी की जो आती हैं वो वीएटी की है। तो वीएटी के लिए ना आपको फुली कंप्लायंट होना ना और अंडरस्टैंड करना कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। बाकी चीजों में हम अगर थोड़े से जैसे इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से अकाउंट्स बन जाते हैं, कुछ भी हो जाता है, वो हम फॉरगो कर सकते हैं। बट वीएटी के लिए ना आपके पास पेपर वर्क ना यार कंप्लीट होना चाहिए। ये बहुत क्रूशियल, स्पेशली आजकल जब वो टैक्स और कलेक्ट करना चाह रहे हैं, तो उनके इन्वेस्टिगेटर जो एचएमआरसी इन्वेस्टिगेटर्स है वो हर बिजनेस पे पड़े हुए हैं। आजकल जैसे वो पीछे पड़े हुए हैं ई कॉमर्स बिजनेसेस के, क्योंकि उनको लगता है कि सबसे ज्यादा डॉजीनेस यूके में ई कॉमर्स बिजनेस में होती है, जहाँ क्लाइंट वीएटी रजिस्टर हो जाते हैं और वो अपने ईबे और अमेजोन और इस तरह की वेबसाइट पे सेल कर देते हैं, बट रिपोर्टिंग सेल्स पूरी नहीं करते। जैसे अगर फॉर एग्जांपल किसी की सेल एक क्वार्टर के लिए 60,000 पाउंड है, एक क्वार्टर की, 3 मंथ्स की, वो एचएमआरसी को रिपोर्ट 45-46 कर रहा है। इसको कैप्चर करने के लिए एचएमआरसी ने ना इसलिए एक चीज लॉन्च की है, मेकिंग टैक्स डिजिटल। यानी कि आपने डिजिटली, पहले तो होता था ना कि मैंने जी एचएमआरसी को जाके अपनी वीएटी सबमिट करा दी, अब मैंने एचएमआरसी को अपनी सारी वर्किंग भी सबमिट करवा दी उसके साथ। उसको कहते हैं मेकिंग टैक्स डिजिटल। एनीवेज, विल कम टू दैट लेटर। बिजनेस रिकॉर्ड्स टू कीप पे आ जाते हैं। हमें जो सबसे इंपॉर्टेंट अब हो गया ना, लेट्स से जी हमारा एक क्वार्टर है जनवरी टू मार्च का। ठीक है। उसमें मैंने वीएटी रिटर्न बनाई और मैंने आउटपुट और इनपुट टैक्स कैलकुलेट किया, और वो क्या कहते हैं मैंने जाके सबमिशन करा दिया। अब मेरे पास ना जो चीजें उस वीएटी में रिकॉर्ड हुई है, वो सेल्स एंड परचेज और एक्सपेंस होंगे। उन सब की इनवॉइसेस होना मस्ट है। अच्छा, वैसे तो बुक्स में जो है ना आपको मैं बता दूं लिखा होगा कि इनवॉइसेस होना मस्ट है, लेकिन यहाँ पे ना आपने थोड़ा सा अपना प्रैक्टिकल लाइफ में जो होता है, मतलब एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जब आता है वो क्या करता है मैं आपको बताता हूँ। लेट्स से जी मेरी किसी क्लाइंट की इन्वेस्टिगेशन ओपन हो गई है, वो मुझे कहता है यार मुझे ना इस क्लाइंट के पिछले 4 सालों के ना वीएटी रिटर्न भेज दो। अब वो आया मेरे सामने बैठा, उसने मुझसे ये पहले ही बता दिया था कि जी 4 साल का सारा डाटा इकट्ठा रख, मैंने उसके सामने रख दिया था। तो वीएटी रिटर्न्स को जब देखता है ना और उनकी ऑडिट रिपोर्ट को, यानी कि क्या क्या रिपोर्ट हुआ है, वो सिलेक्ट करता है मटेरियलिटी। कहता है यार मैं हर इनवॉइस को देखने बैठ गया ना तो मेरा तो बहुत टाइम लग जाता है। वो 10 इनवॉइसेस सबसे बड़ी बड़ी अमाउंट की सिलेक्ट कर लेता है और वो कहता है यार मुझे ये शो करो। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन ऐसे स्टार्ट होती है स्टार्ट। तो एज अ बिजनेस जब हम आपको थेरी में तो वो कहेंगे ना यार कि सारी इनवॉइसेस होनी चाहिए, सारी परचेज एक्सपेंस, ये वो सारा कुछ। बट कई दफा क्लाइंट नहीं सपोर्ट करता। आप क्लाइंट की भी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग करो। आप ना यार क्लाइंट की अंडरस्टैंडिंग करके ना कहते हो अच्छा यार मैं ऐसा करता हूँ, इसका बिजनेस इतने साइज का है, इसकी मटेरियलिटी में सेट कर लेता हूँ 50 पाउंड्स
कि ट्रांजैक्शन के ऊपर की सारी इनवॉइसेस मेरे पास होनी चाहिए। अगर 50 से नीचे हैं तो मैं थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाता हूँ, ये नहीं कि आपने बिल्कुल मांगनी नहीं है, लेकिन मैं फ्लेक्सिबिलिटी दिखाता हूँ। क्योंकि HMRC कहता है कि जब आपने वीएटी क्लेम करनी है ना परचेजेस पे, आपके पास इनवॉइसेस और एक्सपेंसेस हमारा राइट है मांग। और सेकंड चीज जो उनका राइट है मांगना, वो कहते हैं इसकी पेमेंट क्या हुई, कहाँ हुई है, वो बैंक से दिखाना राइट। तो इसलिए लेट्स से मैंने एक चीज छोटी सी बाय की थी 40 पाउंड की एज अ बिजनेस। अब आप उसकी वीएटी रिटर्न कर रहे हो, मुझसे कह रहे हो यार इनवॉइस नहीं है इसकी 40 पाउंड की, आपने मटेरियलिटी सेट की है 50। ठीक है, मैं कह रहा हूँ यार मेरे से गुम हो गई है, लेकिन ये तुम क्लाइंट देख लो, ये मैंने ये शॉप से बाय की थी, ये इतनी बड़ी शॉप है, वो ऑब्वियसली वीएटी रजिस्टर्ड होगी। और मुझे पता भी है, जनरल नॉलेज भी है कि वीएटी रजिस्टर्ड है। तो मैं क्या करूंगा, मैं उसकी बैंक पेमेंट को प्रूफ पकड़ के ना, मैं उस पर वीएटी क्लेम कर। ठीक है, अगर मेरी मटेरियलिटी सेट है 50 से लो, अगर और हाई सेट है तो उस अमाउंट से। तो डिपेंड करता है, कुछ केसेस में ऐसा होता है कि आपको ना क्लाइंट को थोड़ा सा लीवे देना पड़ता है, जहां पे आपको भी पता है कि आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेंगे अगर इन्वेस्टिगेशन आए। क्योंकि एक तो HMRC देखेगा नहीं, सेकेंडली हमारे पास बैकअप प्रूफ है बैंक पेमेंट का कि इसकी हमने एक्चुअल पेमेंट की है। और थर्ड जो फोर्थ चीज होती है ना यार, बेसिकली ना यूके में लीज पे जब आप कार्स लेते हैं ना, गाड़ियां लीज पे ले ली, लेट्स से जी मैंने Audi A6 ली है, उसकी वैल्यू है 35,000 40,000 अपने बिजनेस के लिए। अब जब मैं उसकी लीज ली है ना, तो मुझे वो बिजनेस वीएटी चार्ज कर रहा है। वो वीएटी अगर मैंने क्लेम करनी है ना, तो उसका मेरे पास लीज कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। ठीक है, यहां तक क्लैरिटी आ गई कि बिजनेस रिकॉर्ड जो है ना, जब हमें एक बार वीएटी रजिस्टर्ड हो जाए ना, तो खाली बैंक स्टेटमेंट से नहीं वर्क करते, आपके पास सारी सेल्स एंड परचेज एंड एक्सपेंस इनवॉइसेज होनी चाहिए। और ये आपको अप टू 6 ईयर जो है ना, वो HMRC पूछ सकता है। तो आपको जैसे आज 2024 है ना, तो HMRC अगर मेरे लिए किसी क्लाइंट की इन्वेस्टिगेशन लेके आता है ना, तो 2018 से ऑनवर्ड वो सारे रिकॉर्ड मेरे से मांग सकता है बाय लॉ। इसलिए बिजनेसेस ने आजकल मनी सेव करने के लिए ऐसे वो सॉफ्टवेयर निकाल दिए हैं हमें, कि सारा डेटा जो है ना वो ऑनलाइन स्टोर होता जाता है। क्योंकि 6 ईयर्स की फाइलिंग इमेजिन करो रखनी पड़ जाए तो बड़ा गलत है। आगे हम आते हैं जी, जब हम एक इनवॉइस कर रहे हैं किसी क्लाइंट को, तो उस इनवॉइस पे क्या होना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए एक वीएटी इनवॉइस। यस, अगर इनवॉइस हमारी मटेरियलिटी से ऊपर है ना, तो अगर हमारे पास इनवॉइस नहीं है, हमने बैंक पेमेंट लेट से 10,000 पाउंड की, 5,000 की, 1,000 पाउंड की है, और इनवॉइस नहीं है, तो हम ना उसको क्लेम नहीं करेंगे। मैं एडवाइस नहीं करूंगा कि क्लेम करो, क्योंकि कल को आपको ना HMRC को प्रूफ करना मुश्किल हो जाएगा। तो आप क्लाइंट से कहो कि यार इसकी इनवॉइस सप्लायर से रिक्वेस्ट कर ले, कुछ कर ले। या इसमें ये एक सेक्शन आप समझ लो, मैं देखो आपको प्रैक्टिकलिटी बता रहा हूँ कि आपका एक क्लाइंट है 3-4 सालों से, आप उसकी वीएटी करते आ रहे हैं करते आ रहे हैं, आपको पता है कि चलो ये इनवॉइस हो गई है, ये सप्लायर से मैं बाद में भी इनवॉइस मंगवा सकता हूँ, उस टाइम पे मैं वीएटी कर लूंगा, बट मुझे मेक श्योर करना है कि अपने रिकॉर्ड्स के लिए मैं बाद में वो इनवॉइस जरूर रिक्वेस्ट करूँ। तो ये इकराम का क्वेश्चन ये था कि अगर मटेरियलिटी अमाउंट से इनवॉइस ज्यादा हो, कि अमाउंट से ज्यादा हो, तो क्या हमें इनवॉइस होनी चाहिए। यस, जो मैंने आपको बताया है कि वो मस्ट होनी चाहिए। अच्छा, अब हम दोबारा आ जाते हैं अपनी स्क्रीन पे। स्क्रीन पे ये, अगर हमने सेल्स इनवॉइस रेज करनी है ना, तो क्या क्या इंफॉर्मेशन होनी चाहिए जब हम एज अ वीएटी रजिस्टर्ड बिजनेस हो जाते हैं। इनवॉइस नंबर होना मस्ट है, नेम एंड एड्रेस ऑफ द बिजनेस जिसको हम इनवॉइस कर रहे हैं वो, और हमारा एड्रेस भी, वीएटी नंबर, हमारी हर सेल्स इनवॉइस पे वीएटी नंबर होना जरूरी है, वरना वो वैलिड इनवॉइस नहीं होगी अगर उस पे वीएटी नंबर नहीं होगा। इनवॉइस डेट ऑब्वियसली किस दिन हुई है, कस्टमर का नेम एंड एड्रेस, डिस्क्रिप्शन,
वीएटी चार्ज क्या हुई है, और नेट और ग्रॉस, जैसे कि मैंने आपको आपकी एक्सेल की एग्जांपल में बताया था कि जब आप किसी क्लाइंट को वीएटी के बाद इनवॉइस करते हैं ना, तो ये तीन चीजें होती हैं, वरना सिर्फ ये होता है अगर वीएटी रजिस्टर्ड ना हो। और वीएटी रजिस्टर्ड हो तो नेट वीएटी एंड ग्रॉस अमाउंट होना मस्ट है। ठीक है। अब इसकी कुछ एग्जांपल्स आपके साथ फिर दोबारा से आ गई हैं। कुछ दफा क्या होता है यार, बेसिकली ना, क्या कहते हैं, जो आपका क्लाइंट वगैरह होता है, वो शुरू में ना उसको प्रैक्टिस नहीं होती। लेट्स अज्यूम आपने किसी क्लाइंट को वीएटी रजिस्टर करा दिया। जिस दिन आपकी एप्लीकेशन, हम इस एग्जांपल पे दोबारा आते हैं, 19 दिसंबर जिस दिन मेरी एप्लीकेशन सबमिट हुई है ना, उस दिन से मैंने कोई भी इनवॉइस करनी है ना क्लाइंट को, तो वो मैंने वीएटी इंक्लूड करके करनी है। इस टाइम पे ऑब्वियसली क्योंकि हमारे पास वीएटी नंबर नहीं होता, तो हम ग्रॉस अमाउंट ही क्लाइंट को चार्ज करेंगे। फॉर एग्जांपल, ये अगर इनवॉइस है ना, तो मैं, रजिस्ट्रेशन होगी है, मेरे पास नंबर नहीं आया, तो मैं ये चार्ज करूंगा लिख के, रादर देन ये, जितनी देर तक रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं आता। ठीक है। अब कई दफा क्लाइंट भी गलती कर देता है, क्लाइंट जो है ना भूल जाता है कि मुझे नया सिस्टम ऑन करना है, तो मुझे जो है ना पिछली, मैं बस एक ही अमाउंट लेके करी जा रहा हूं। अब उस केस में ना वीएटी फिर क्लाइंट को खुद पे करनी पड़ती है अपनी सेल्स इनवॉइस से, क्योंकि उसने क्लाइंट को आगे अपने कस्टमर को तो चार्ज की नहीं। तो ग्रॉस अमाउंट से वीएटी कैलकुलेट कैसे की जाती है, ये आपको इस एग्जांपल में बताया है। सिंपल मैथ्स कैलकुलेशन है, बट आपकी अंडरस्टैंडिंग हो जानी चाहिए। लेट्स से ग्रॉस अमाउंट है जी 600, तो इसमें से आपने जी वीएटी कैलकुलेट करनी है। वीएटी आपकी आएगी 600 मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइडेड बाय 120। उसका आंसर होगा 100, यानी कि ये वीएटी है। यूजली हम क्या करते हैं, जैसे यूजली तो हमने यार देखो, अगर मेरे पास नेट अमाउंट गिवन है ना 1200, मैं इस पे आराम से 20% कैलकुलेट करूंगा, ये मेरी वीएटी आ गई, और ये मेरी ग्रॉस अमाउंट आ गई। लेकिन लेट्स से अब मेरे पास ना वीएटी है ना नेट अमाउंट है, ग्रॉस अमाउंट से मुझे कैलकुलेट करनी है, तो मैं उस पे फॉर्मूला यही लगाऊंगा कि ये अमाउंट इंटू 20 डिवाइडेड बाय 120, ये आपकी वीएटी अमाउंट आ गई, और इससे आप माइनस कर लें, तो आपकी नेट अमाउंट आ गई। ऑब्वियसली कैलकुलेशन पे अभी तो मैंने डाला है ना 20 डिवाइड बाय नॉन 20, ये आप इसको सीधी तरह अगर सिंपल कैलकुलेशन करनी है डिवाइड 6 भी कर सकते हैं। वो मेरा ख्याल में उसने ना, जिसने प्रेजेंटेशन बनाई है उसने कोई ना नया टाइपो कर दिया है। अभी देख लेते हैं। 100 प्रेजेंटेशन में क्या लिखा हुआ है, 120 कैसे आता है, सॉरी आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट यू मीन बाय 120, 120 शहजाद शेख। अब शहजाद कह रहा है कि यार पिछली एग्जाम्पल में 600 है, तो 100 कैसे आया, जबकि वो तो 120 आता है। आप अगर 600 को मल्टीप्लाई करो 20 से और डिवाइड करो 120 से, तो वो 100 आ रहा है, 120 नहीं आ रहा। और इस केस में आपकी नेट अमाउंट बन गई 500। अगर आपने रीचेक करना है वैसे ही, तो आप यार सीधी तरह लगाओगे जी 20% कितना होता है, ये 500 होगी वीएटी, और ये आपका डबल चेक भी होगा तो यार ये कलेक्ट आ रहा है। ठीक है। तो ग्रॉस अमाउंट से अगर आपने नेट निकालनी है ना, तो सिंपल कैलकुलेशन है, 600 को मल्टीप्लाई करो 20 से और डिवाइड कर दो 120 से। ठीक है।
ये अगर हमने स्टैंडर्ड निकालनी है। अगर हमने रिड्यूस्ड रेट निकालनी है तो ऑब्वियसली वो फिर 600 को मल्टीप्लाई करोगे 5 से और डिवाइड करोगे 105 से, तो वो आपका वीएटी एलिमेंट निकल आएगा। ये इसलिए भी आपके लिए जरूरी है कि कई क्लाइंट्स जो है ना यार, वो अपने क्लाइंट्स को कंफ्यूज नहीं करना चाहते, और वो करते क्या है, वो जो है ना ग्रॉस अमाउंट, वीएटी इंक्लूसिव अमाउंट कहते हैं उसको, वो इनवॉइसेस करते हैं। उसके लिए फिर हमें मेन्यू कैलकुलेशन करनी पड़ जाती है कि यार ये वीएटी इसमें से कैसे निकालनी है। तो वो ये एक फॉर्मूला आप रिपीट करके एक्सेल पे, अगर आप एक्सेल पे वर्किंग कर रहे हो तो वो सारी वीएटी निकाल सकते हो और स्टैंडर्ड एंड ग्रॉस। अच्छा जी, another document is VAT receipt. Obviously, this is issued by large retailers and should have the following. अब यार बेसिकली यूके में क्या होता है कि जो हम एंड यूजर्स हैं, लेट्स से मैं गया हूँ एक बहुत बड़ी अल फतह जैसे पाकिस्तान में है, वैसे मैं किसी स्टोर पे गया हूँ, इनवॉइस, वो मुझे ऑब्वियसली इनवॉइस तो नहीं ना इशू करेंगे, मैंने जाके शॉपिंग की है, मुझे वो पोस्टल रिसीट दे देंगे। हमने मेक श्योर करना है कि अगर हमने उसको क्लेम करना है ना, तो उसका कॉस्ट पे नेम, एड्रेस एंड वीएटी नंबर उस बिजनेस का जरूर हो, और आइटम्स चार्ज एट डिफरेंट वीएटी रेट्स लिस्टेड सेपरेट। अगर किसी आइटम पे 20% चार्ज किया है, किसी आइटम पे 0% चार्ज किया है, तो वो सेपरेटली लिस्ट होनी चाहिए। इस इश्यू के साथ ना मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप मुझे कहते हो यार विकास, एक कोई बिजनेस है भाई मेरा, जिसपे मैं दो डिफरेंट किस्म की प्रोडक्ट्स बेचता हूँ, मैं स्टोर हूँ, होलसेलर हूँ या स्टोर हूँ, जो भी हूँ। एक प्रोडक्ट जो है ना मेरी स्टैंडर्ड रेट है, एक मेरी जीरो रेट है, तो अब मैं क्या करूं? उस केस में आपकी इनवॉइस पे ना, लेट्स से मेरी जो प्रोडक्ट है, लेट्स से कौन सी, हाँ जी, फ्रोजन बर्गर्स, ठीक है, जो बॉक्स कुक्ड आते हैं, ये मैंने किसी क्लाइंट को इनवॉइस किया, ये तो स्टैंडर्ड रेट है। और दूसरी मैं चीज जो बेचता हूँ, वो मैं बेचता हूँ क्लाइंट को मीट या अनप्रोसेस्ड चिकन, वो जीरो रेट है। अब मुझे इनवॉइस में ना जितनी भी प्रोडक्ट्स बेचनी है ना, वो लाइन बाय लाइन डिस्क्राइब करनी पड़े। ठीक है, लेट्स अज्यूम ये मैंने बेचनी है 50 बर्गर 250 की अमाउंट में, 12,500। इस पे मेरी वीएटी 20% लगेगी क्योंकि इस पे वीएटी चार्ज होनी है, और मेरी ग्रॉस अमाउंट हो जाएगी ये। जो मेरा मीट और चिकन बेच रहा हूँ वो है जी जीरो रेटेड, ठीक है, ये 20% स्टैंडर्ड है, ये जी जीरो रेट। इस पे मैं क्या करूंगा, लेट्स से 10,000, ये जीरो रेट होगी। तो जो मेरा टोटल बनेगा वो ऐसे आपकी इनवॉइस बनेगी, जिधर जीरो रेट एंड स्टैंडर्ड रेट ना सेपरेटली शो हो रहे हैं। ठीक है, अब साथ ही एक और पॉइंट कवर कर लेते हैं इसमें हम, वो ये है कि लेट्स से मैं साथ डिलीवरी भी करता हूँ इन प्रोडक्ट्स की। जब एक स्टैंडर्ड रेट बिजनेस डिलीवरी करता है ना प्रोडक्ट्स की, तो उसको वीएटी उस डिलीवरी सर्विस पे चार्ज करनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल मेरे डिलीवरी चार्जेस भी हैं, क्योंकि मैं एक स्पेशल सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं। उस स्पेशल सर्विस के लिए ना बहुत जरूरी है कि मैं उस पे 20% स्टैंडर्ड रेट अप्लाई करूं। ठीक है, लेट्स से मेरी जी 100 पाउंड की डिलीवरी है, इस पे वीएटी चार्ज हो, ये जीरो रेट नहीं है। तो ऐसे फिर आपकी इनवॉइस बन जाएगी।
अब एक चीज को आपने जो अंडरस्टैंड करना है, वो इम्पोर्टेंट फैक्टर ये है कि कोई भी चीज जीरो रेट से स्टैंडर्ड रेट में कैसे कन्वर्ट हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, एक सैलड शॉप है जो सैलड्स बेचती है, ठीक है। वहां से मैंने टेक अवे किया है। ये ना रेस्टोरेंट्स में बड़ा इशू आता है, कॉम्प्लिकेटेड। एक ही चीज जीरो रेट और स्टैंडर्ड रेट हो सकती है। एक मैं रेस्टोरेंट में गया हूं, मैंने वहां से सैलड टेक अवे किया है। सैलड मतलब वेजिटेबल्स, प्योर वेजिटेबल्स, अनकुक्ड, नथिंग कुक, ये होगा जीरो रेट। या मैं कॉफी शॉप पे गया हूं, मैंने उससे कहा मुझे मिल्क दे दो टेक अवे करने के लिए, खाली मैंने दूध पीना है, ये भी होगा जीरो रेट। बट यही दो प्रोडक्ट्स अगर मैं ईट इन कर रहा हूं तो बन जाएंगी स्टैंडर्ड रेट। 20% चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा। क्यों? वीएटी क्या है? वैल्यू एडेड सर्विस। मैं एक रेस्टोरेंट या कैफे या जो भी कह लो, बंदा आया, मैंने सैलड उठा के उसको दे दिया, वो चला गया लेके। एज अ बिजनेस मैंने उस सैलड पे कोई वर्किंग नहीं की, कुछ भी नहीं किया, वेजिटेबल्स डाली और उसको दे दी, तो वो जीरो रेट है। जैसे ही मैंने उसमें सर्विस परफॉर्म की है, सर्विस परफॉर्म की है रेस्टोरेंट में बैठ के खाने की, यानी कि मैंने कांटा, छुरी, प्लेट या उसको टेबल और चेयर दी है, तो वो मैं ऐड कर रहा हूं वैल्यू। वैल्यू जब ऐड कर रहा हूं तो फिर वो रेट हो जाएगा स्टैंडर्ड। तो यही बिजनेस, लेट्स से अगर सैलेड बेचता है ना 5 पाउंड का, तो जो ईट इन कर रहा होगा ना वो उसको बेचना पड़ेगा 6 पाउंड। वीएटी चार्ज करनी पड़ेगी क्लाइंट। तो ये आपने, जो आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए जो इंपॉर्टेंट है ना, वो ये है कि जब एक बिजनेस, इवन दो वो जीरो रेट प्रोडक्ट बेच रहा है, बट उस पर कुछ भी सर्विस परफॉर्म करता है ना, या अपनी वैल्यू ऐड करता है, तो वो जीरो से कन्वर्ट हो जाती है स्टैंडर्ड रेट पे। एक और एग्जांपल है, कोल्ड फूड प्री पैक। कोल्ड फूड जो प्री पैक्ड आती है ना, अगर वो मैं टेक अवे कर रहा है क्लाइंट, 15 पाउंड का लेट्स से है कुछ, वो होगी जीरो रेट। ठीक है, 15 पाउंड जीरो रेट। लेकिन यही कोल्ड लेट्स से सैंडविच में हीट अप किया है ना, बेशक वो टेक अवे कर रहा है, बट मैंने हीट अप किया है, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा जीरो रेटेड से स्टैंडर्ड रेट। तो एज अ बिजनेस मैंने अगर कोई भी चीज ऐड की है, तो कुछ प्रोडक्ट्स अपनी कैटेगरी जीरो रेट से स्टैंडर्ड रेट पे कन्वर्ट हो जाती हैं। ये स्पेशली होता है रेस्टोरेंट बिजनेसेस में, या प्रोसेस्ड फूड में, जहां पे हम अनकुक मीट को कुक करके देंगे तो वो स्टैंडर्ड हो जाए। ठीक है, अब आप मुझे कहोगे कि यार एक बच्चों की शॉप है, लेट्स से कपड़े बेचते हैं, मैंने एज अ बिजनेस हैंगर लगा के उनको बाहर दिया है, तो वो स्टैंडर्ड होना चाहिए क्योंकि मैं सर्विस दे रहा हूँ? नहीं, आपने प्रोडक्ट में कोई एडिशन या डिलीशन नहीं की या वैल्यू ऐड नहीं की। वो पीछे से ही 10 पाउंड की आपको बेचने की आ रही थी, आप 10 पाउंड की बेच रहे हो। और बच्चों की किसी चीज पे भी ना, जो कपड़ों शपड़ों पे वैल्यू ऐड, तो लेट्स से आपने सितारे लगा दिए हैं एक्स्ट्रा ऊपर एज अ बिजनेस उसको फंकी बनाने के लिए, तब भी आप जीरो रेट कर। इसकी आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। आपकी कंपनी जो है ना, मिल्क
भी बेचती है और चीज भी बेचती है। अब जब आप मिल्क पे सेल कर रहे हो ना, मिल्क सेलिंग, ये होगी जीरो रेट। आपको पता है चीज भी मिल्क से ही बनता है। मैंने उसको 20-25 दिन बाहर रखा है, उसमें यीस्ट डाल के उसको चीज बना दिया है, तो वो ऑटोमेटिकली हो जाएगी स्टैंडर्ड रेट, कि मैंने उस पर एफर्ट किया। लेट्स से मैं मिल्क आउटसोर्स करता हूँ, मुझे मतलब मैं किसी फार्मर से आउटसोर्स करता हूँ, तो वो मुझे जीरो रेट पे सेल करेगा। और वही प्रोडक्ट अगर मैं ग्लास बॉटल में, नॉट प्लास्टिक, ग्लास बॉटल में प्यारी बना के दे रहा हूँ ना, तो ये ऑटोमेटिकली हो जाएगी स्टैंडर्ड, क्योंकि मैंने उसकी सर्विस ज्यादा कर दी है जब डिलीवर करके जाते हुए डिलीवर कर। तो ये आपके लिए अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है कि जहां पे ना बिजनेस ने किसी भी प्रोडक्ट में वैल्यू ऐड कर दी है ना, वो जीरो से कन्वर्ट होके स्टैंडर्ड हो जाएगी, क्योंकि फिर वो बेसिक नेसेसिटी नहीं रहती, वो लग्जरी रहती है। आई होप दिस क्लेरिफाइज आपकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी, कि जी जीरो रेट और स्टैंडर्ड रेट में कन्वर्जन कैसे हो सकती है प्रोडक्ट्स की, स्पेशली जब आपकी जो चीज में आप एज अ बिजनेस वैल्यू ऐड। अब हम देखते हैं कि यार वीएटी रिटर्न होती है क्या है। आपके सामने स्क्रीन पे ना कुछ बॉक्सेस हैं, बॉक्स 1 to 9। वीएटी हमेशा जो है ना ऐसे ही सबमिट होगी, बॉक्स 1 ही है। जब आप अपनी वर्किंग भी करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि यार ये इस तरह मैंने कंबाइन करके ना सारी वीएटी बनानी है। लेट्स से जी वीएटी ड्यू इन दिस पीरियड बॉक्स 1 में जाएगा। ये बॉक्स 1 में वीएटी ड्यू इन दिस पीरियड जो है ना, वो क्या है आपको बताता हूँ। जो टोटल सेल्स आउटपुट है, यानी कि जो उस क्वार्टर में हमने वीएटी एलिमेंट सिर्फ क्लाइंट को चार्ज किया है ना, वो हमारा बॉक्स 1 में जाएगा। ऑब्वियसली जो कोई क्रेडिट नोट अगर इश्यू हुई हो, फ्यूल स्केल चार्जेस को अभी आप अंडरस्टैंड नहीं करो, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, बट ये माइनस होता है उसमें। ये पिछले पीरियड की कोई एडजस्टमेंट्स हो तो वो माइनस होती हैं, बट बॉक्स 1 में ना जो फिगर जाएगी, जो टोटल आउटपुट वीएटी आपने क्लाइंट्स को ड्यूरिंग दैट क्वार्टर चार्ज की है, वो आपके बॉक्स 1 में जाएगी। बॉक्स 2 में वो फिगर्स जाती हैं जो हम यूके से बाहर यूरोपियन कंट्रीज को सेल करते हैं ना, और जो वीएटी चार्ज करते हैं, वो बॉक्स 2 में जाती है। बॉक्स 1 और बॉक्स 2 का जो टोटल आता है वो बॉक्स 3, तो 1 + 2 वो बॉक्स 3 की फिगर बनता है। बॉक्स 4 में आपकी जो फिगर्स है ना, वो सारे इनपुट वीएटीज हैं जो हमें परचेजेस पे आए हैं, लोगों ने, बिजनेसेस ने हमें चार्ज की, माइनस एनी एनी क्रेडिट नोट्स और एक्विजिशन फ्रॉम ईयू कंट्री। ठीक है। बॉक्स 4 में वो इनपुट वीएटी जो आउटपुट से माइनस होगी, सॉरी इनपुट वीएटी जो लोगों ने हमें चार्ज किया है, वो हमारे बॉक्स 4 में जाएगा। तो फिर क्या होगा, बॉक्स 1 माइनस बॉक्स 4 वो आ जाएगा, या हमने वीएटी क्लेम करनी है बॉक्स 5 में, या हमें रिफंड, या हमने पेमेंट करनी है एचएमआरसी को। बॉक्स 6 में आपकी जो टोटल नेट सेल्स होती है ना, नेट नॉट ग्रॉस, वो फिगर आती है। यानी कि इसकी मैं आपको एग्जांपल अभी करके दिखाऊंगा, जब हम जरा बॉक्सेस गो थ्रू कर ले सारे। यानी कि मैंने 10 इनवॉइसेस की है टोटल 10,000 पाउंड की, उन पे वीएटी थी 2,000, मेरी ग्रॉस हो गई 12,000। ठीक है। तो बॉक्स 6 में फिगर जाएगी मेरी नेट सेल्स 10,000 पाउंड की। उसी तरह ही बॉक्स 7 में फिगर जाएगी जो कि नेट परचेजेस मैंने किए हैं या एक्सपेंसेस किए हैं जिन पे मुझे वीएटी चार्ज हुआ। मेक श्योर करना है ये आपको याद रहे कि बॉक्स 6 और 7 में ना नेट फिगर्स जाती हैं ग्रॉस की बजाय। बॉक्स 8 और 9 वही कॉरस्पॉन्डिंग है कि हमने यूरोप में कितनी सेल की है और यूरोप से कितनी परचेज की है ईसी रेट लिस्ट पे।
मोस्टली जो आप क्लाइंट करोगे उसमें जो वैलिड होंगे वो आपके होंगे बॉक्स 1, बॉक्स 3 ऑटोमेटिकल कैलकुलेशन है, बॉक्स 4, बॉक्स 5 ऑटोमेटिक कैलकुलेशन है। मैं बताता हूँ इसी सेल्स क्या होती है। बॉक्स 6 जो नेट फिगर है आपकी टोटल सेल्स की, नेट फिगर। और बॉक्स 7 वो जो कि आपकी नेट परचेजेस फिगर है उस क्वार्टर की। बाकी फैजल ने ना क्वेश्चन पूछा कि यार ईसी सेल्स क्या होती हैं। ईसी सेल्स ना यार एक रिपोर्ट है जो हमने गुड्स एंड सर्विसेज पे किए हैं ना आउटसाइड यूके, यूरोप में, नॉट इन यूके, यूरोप में, आउटसाइड यूके, वो होती हैं ईसी सेल्स और वो जाती हैं बॉक्स 2 और बॉक्स 8 में कॉरस्पॉन्डिंग। तो ईसी सेल्स होती हैं जो कि हमने आउटसाइड यूके की होती हैं, वो हमें यहाँ पे रिपोर्ट करनी पड़ती हैं। फिर इसमें रिवर्स चार्ज वगैरह आ जाती हैं चीजें, वो जो है ना आपके पास अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड क्लाइंट आए ना वो आएगा, वो हम इसको कवर करते हैं ईसी सेल्स को सेपरेट एडवांस डीएटी के कोर्सेज में। तो 95% आपके पास क्लाइंट जो आएंगे ना वो आपके पास रेलिवेंट बॉक्सेस जो होंगे बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 4, बॉक्स 5 एंड बॉक्स 5, 6 एंड 7। ठीक है। अब लेट्स से अगर हम आते हैं कैलकुलेशन पे, लेट्स से मैंने एक वीएटी क्रिएट करनी है। मैं अज्यूम करता हूं बॉक्स 2 भी लिख ले हैं, 8 और 9 हमारा वैलिड नहीं है लेकिन फिर भी चलो कोई नहीं। बॉक्स 1 में अगर मैं लेट्स से मेरे पास ये वर्किंग है, मैंने जो टोटल सारी इनवॉइस एक ही इनवॉइस की है पूरे क्वार्टर में। यस, उसका एक बिल्कुल सेपरेट एडवांस कोर्स में वो कवर है। सुफियान का क्वेश्चन था वीएटी रूल्स आफ्टर ब्रेक्सिट इंक्लूडेड इन दिस कोर्स और नॉट। ये बेसिक कोर्स में नहीं इंक्लूड, ये आपका जो वीएटी रूल्स है ना एडवांस कोर्स में उसमें इंक्लूड होंगे ब्रेक्सिट के बाद जो चेंजेस आएंगे। जो क्लाइंट स्पेशली ट्रेड करते हैं ना आउटसाइड यूके, उनके लिए ये अप्लाई होती हैं, यूरोप कंट्रीज में बेसिकली। अच्छा, कमिंग बैक टू आवर स्क्रीन अगेन, लेट्स अज्यूम कि हमने एक ही इनवॉइस की है और उसकी जो वीएटी एलिमेंट है ना वो बॉक्स 1 में जाती है। बॉक्स 2 हम अज्यूम कर रहे हैं 0 है, तो हमारा बॉक्स 3 बन जाएगा बॉक्स 1 प्लस बॉक्स 2। अब मैं परचेजेस जो मुझे डिफरेंट क्लेम हुई है इस पीरियड में वो हुई हैं जी, लेट्स से एक ही है इनवॉइस, वो आ गया बॉक्स 4 में। तो जो मेरी टोटल पेबल वीएटी बनेगी वो बनेगी बॉक्स 3 माइनस बॉक्स 4। अगर हम एक सेकंड के लिए अज्यूम करते हैं कि यार मेरी परचेजेस ना इस क्वार्टर में थी 25,000, फिर आप देखोगे माइनस में आ जाएगा बॉक्स 5 और ये बन जाएगा रीफंड क्लेम एचएमआरसी की तरफ। बॉक्स 6 में जो फिगर जाती है मैंने जैसे आपको बताया था वो हमेशा जाएगी नेट फिगर, ग्रॉस नहीं। और बॉक्स 7 में भी जो फिगर जाएगी वो जाएगी नेट फिगर, ग्रॉस नहीं। बॉक्स 8 और 9 को हम अज्यूम करते हैं 0। अब यार बेसिकली ना एक वैसे ही हमने वीएटी की है तो हम एक लॉजिक टेस्ट करते हैं हमेशा। जब आप एक वीएटी प्रिपेयर कर लो ना उसको डबल चेक करने के लिए भी आपको क्या करना है, बॉक्स 6 और बॉक्स 1 को ऐड करो और अपनी सेल्स डे बुक में देखो कि उस क्वार्टर का टोटल ये आ रहा है 25,000 के नहीं। उसी तरह ही आपने बॉक्स 4 प्लस बॉक्स 7 को ऐड करके देना है अपनी परचेज डे बुक में
कि ये दोनों टोटल मैच हो रहे हैं कि नहीं। ये सिंपल लॉजिक टेस्टिंग है कि आपने वीएटी में कुछ मिस तो नहीं कर दिया। तो मेक श्योर कि ये सिंपल लॉजिक टेस्टिंग जो है ना, आप जरूर करो। अच्छा, अब हम जो स्कीम्स है ना, इनका ओवरव्यू ले लेते हैं, जो बेसिक में है, फिर इसका जो एडवांस वीएटी है ना, उसमें इनकी डिटेल्स कैलकुल होती हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यार, हम वीएटी रजिस्टर करते हैं। अब वीएटी के अंदर भी ना स्मॉल बिजनेसेस को हेल्प करने के लिए ना एचएमआरसी ने ना कुछ स्कीम्स रखी हैं। एक तो हमने, देखो, क्वार्टरली वीएटी करते हैं। वो हम, जैसे हमने भी डिसाइड किया कि यार टोटल जो हमने वी इनपुट वीएटी और जो आउटपुट वीएटी है उसका डिफरेंस निकाल के पेमेंट या रिफंड बन जाता है, वो कर देते हैं। जो अगली स्कीम एक स्मॉल बिजनेस के लिए एचएमआरसी ने ऑफर किया ना, वो की है फ्लैट रेट स्कीम। कई दफा छोटे बिजनेसेस का जो है ना, इनवॉइसिंग सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं होता, वो परचेजेस की इनवॉइसेस नहीं रख सकते। तो एचएमआरसी का कहता है कि आप ना अपने आप को फ्लैट रेट स्कीम पे इंट्रोड्यूस करवा दें। फ्लैट रेट स्कीम के थ्रेश होल्ड ज्वाइन करने का है, अगर आपके बिजनेस का टर्नओवर 150,000 से नीचे है, तब ही आप रजिस्टर करवा सकते हैं। और ये स्कीम आपको लीव कर देनी है अगर आपका बिजनेस का टर्नओवर 230 से ऊपर जाता है। आपने अगर फ्लैट रेट स्कीम का इन्फॉर्म करना है, तो एक ही वीएटी आप क्रिएट करेंगे अगली, जो सब लेट्स से क्वार्टर एंड हुआ है, मैंने उसी क्वार्टर में वीएटी ज्वाइन कर दी थी फ्लैट रेट स्कीम। जब आप वीएटी सबमिट करवाएंगे ना फ्लैट रेट स्कीम पे, तो एचएमआरसी को पता लग जाएगा ये बंदा फ्लैट रेट स्कीम पे चला गया। इसके थ्रेशोल्ड को याद रखना है कि 150,000 पाउंड से अगर आपका नीचे टर्न ओवर है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं नेट। और अगर आपका टर्नओवर 230 ग्रॉस से ऊपर चला गया है, तो आपको ये स्कीम लीव करनी है हर हालत में। ठीक है। फ्लैट रेट स्कीम की बेसिक कैलकुलेशन मैं आपको बता देता हूं कैसे होता है। लेट्स अज्यूम जी, हमारे पास टोटल क्वार्टर की इनवॉइसेस थी नेट 5,000 की। वीएटी उस पे थी 6,000 ग्रॉस हो गई। ठीक है। अब अगर मैं फ्लैट रेट स्कीम पे हूं ना, तो मैं अपने परचेजेस पे ना वीएटी क्लेम नहीं कर सकता। ये चीज अंडरस्टैंड करो। मेरी वीएटी सिर्फ बनेगी मेरी सेल से। एचएमआरसी क्या करता है? एचएमआरसी कहता है कि अच्छा जी, आप हैं ट्रेड में एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग। अब आपकी सारी स्मॉल इनवॉइसेस होती हैं। तो आप जो है ना यार, सारी इनवॉइसेस रखने की बजाय ना क्या करें, आपके लिए भी आसानी होगी, आप मुझे फ्लैट रेट स्कीम पे करते हैं। यानी कि जितनी भी मेरी परचेजेस होंगी इनपुट वीएटी, वो मैं क्लेम नहीं कर सकता। मैं सिर्फ क्या करूंगा, मैं कहूंगा आप एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग है ना, आप क्लाइंट को 20% वीएटी चार्ज कर रहे हैं। आप मुझे जो है ना, इस पे वीएटी जो है ना, वो सिर्फ 11% पे दे दें। क्या करें? 11% पे दे दें। और जो परचेजेस है ना, उस पे आप क्लेम नहीं कर सकते। तो यानी कि मैं अगर फ्लैट रेट कर रहा हूं ना वीएटी, तो मैं ये फिगर पकड़ूंगा 20% की है, मैं देखूंगा कि जी किस कैटेगरी में मेरा बिजनेस आ रहा है, और मैं उसको कर दूंगा सिर्फ परसेंटेज के लिहाज से डिसाइड कि यार मैंने उस पे 20% की बजाय ना 11%, 12% या जो भी कैटेगरी है उस पे आपको चार्ज कर लेना है। किधर गया? हाँ। अब इसकी कैलकुलेशन कैसे होगी? मैं लेट्स से एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग में था,
मैंने 20% चार्ज की है, मुझे HMRC कह रहा है मैं 11% दूंगा। लेकिन HMRC भी बड़ा तेज है, वो कहता है कि मुझे 11% ना फ्लैट रेट स्कीम पे नेट पे नहीं चाहिए, ग्रॉस पे चाहिए। ठीक है। तो यानी कि अगर मैंने लेट्स अज्यूम 2 सेकंड के लिए मैं नॉर्मल वीएटी पे हूं तो मेरी बॉक्स वन में से कट जाएगी 1000। लेकिन अगर मैं फ्लैट रेट स्कीम पे हूं ना तो फिर मेरी बॉक्स वन पे फिगर जाएगी 660, जो कि 11% होगा ग्रॉस का। इसमें मेरे पास बॉक्स फोर फिगर में ना सिर्फ जीरो आए, मैं कोई क्लेम नहीं कर सकता। हम अज्यूम करते हैं कि जी आपको वो जो है ना इसमें जो आपको फायदा हुआ है ना, वो आपके बॉक्स फोर के फायदे को कवर कर। ठीक है। तो इसमें आपने क्या करना है, अगर फ्लैट रेट स्कीम पे आपसे क्लाइंट से इनवॉइसेस नहीं रखी जाती, आप उसको कह लो यार छोड़ो परा इनवॉइसेस, तुम मुझे सेल जो इनवॉइसेस करते हो ना वो भेजो, तुम्हें HMRC के मैं उस पर देखूंगा कि तुम्हारी ट्रेड क्या है। हर ट्रेड की ना HMRC ने डिफरेंट परसेंटेजेस अपनी वेबसाइट पे दी हुई है, जैसे जी एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग की डिफरेंट है, अकाउंटिंग की डिफरेंट है। ये मोस्टली ना सर्विस बिजनेस काफी इसको एंजॉय कर लेते हैं। एक एक्सेप्शन इसमें है, वन एक्सेप्शन, जिसमें आप बॉक्स फोर में डाल सकते हो, ओनली व्हेन यू बाय ए फिक्स्ड एसेट ऑफ अबव £2000 वैल्यू, उस पे जो आप VAT है ना वो बॉक्स फोर में कैलकुलेट करके डाल सकते हो, वरना नहीं। ठीक है। ये बेसिक कैलकुलेशन है फ्लैट रेट स्कीम की। इसके बाद ना आती है कैश अकाउंटिंग। अभी तक तो हम आपको पता है हम अपने अकाउंट्स भी अक्रूवल अकाउंटिंग पे करते हैं, सारा कुछ अक्रूवल अकाउंटिंग पे करते हैं, नॉर्मल VAT। कैश अकाउंटिंग इसलिए इंट्रोड्यूस करवाई गई कि जो बिजनेसेस, लेट्स अज्यूम मैं हूँ होलसेलर, होलसेलर ऑफ फैशन प्रोडक्ट्स। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ मेरे पास ऑर्डर आ गया है एक क्लाइंट का, जो कि बेसिकली मुझे अक्टूबर में प्रोवाइड करना है। 3 मंथ्स मेरा प्रोडक्शन एंड लीड टाइम है, बट मुझे पेमेंट उसकी आएगी अक्टूबर में, जबकि मुझे सारी कॉस्ट पे करनी पड़ गई है मैन्युफैक्चरिंग की अभी। मुझे मैन्युफैक्चरिंग की जब कॉस्ट पे करनी पड़ गई है ना सारी अभी, और मुझे वो करना है बाद में, तो मेरे बिजनेस के लिए क्या प्रॉफिटेबल होगा, मैं इसको ना, अगर स्मॉल बिजनेस है जिसका टर्न ओवर 1.35 मिलियन नेट, 1.35 मिलियन नेट से नीचे है, वो मैं जो है ना कैश अकाउंटिंग फॉलो कर सकता हूँ VAT के लिए ओनली, नॉट योर अकाउंट्स, योर VAT ओनली। उसमें मेरे, जैसे हमने अभी इनपुट में किया है ना, उसमें मैं क्या करूंगा कि जो इनवॉइसेस मुझे सिर्फ पेड हो गई थी है ना, instead of reporting all of the invoices in my VAT return, I will just report invoices which are paid. Let's assume मेरे पास 10 ऐसी इनवॉइसेज हैं इसी अमाउंट की, मैं सिर्फ वो अपनी VAT रिटर्न में इंक्लूड करूंगा जो कि मुझे पेड हो गई है। और सेम रूल अप्लाई होगा आपकी परचेजेस पे भी, कि जो आपने पे कर दिए हैं सिर्फ आप वो VAT क्लेम कर सकते हैं। तो कैश अकाउंटिंग में जो आपका है ना क्लेम VAT का, वो सिर्फ तब बनता है जब आपने पे कर दिया है या आपने पेमेंट रिसीव कर दी है, वरना बाकी आपकी आउटस्टैंडिंग है। इसकी डिटेल्ड वर्किंग अगेन हम अपने दूसरे कोर्स में कवर करेंगे एडवांस में। और ये 1.35 मिलियन जो है ना ये नेट टर्नओवर होगा, ग्रॉस नहीं होगा। उसके बाद आती है जी एनुअल अकाउंटिंग स्कीम। एनुअल अकाउंटिंग स्कीम बिना स्मॉल बिजनेसेस के लिए होती है।
सॉरी यार, मुझे ना बीच में मैसेज पढ़ना स्टार्ट हो गया था। यार ये जो आपने क्वेश्चन पूछा ना, ये है जी नेट टर्नओवर 150 का। अच्छा जी, एनुअल अकाउंटिंग जो है ना यार, इसमें एक बिजनेस है, लेट्स अज्यूम, ये स्पेशली ना जो सर्विस अकोमोडेशन बिजनेस नहीं होते, या होटल मैनेजमेंट, या होटल जो चला रहे होते हैं, या रिजॉर्ट्स वगैरह, वो समटाइम्स फॉलो करते हैं। वो इसलिए फॉलो करते हैं क्योंकि वो एक सेपरेट स्कीम होती है, मार्जिन स्कीम या टर्म स्कीम, जिसमें आपको क्वार्टरली वीएटी सबमिट नहीं करवानी होती। आपको एनुअली, जब आपका फाइनेंशियल ईयर एंड हो जाए ना, उस पे वीएटी सबमिट करानी होती है पूरे साल की। वो उन बिजनेसेस को इसलिए हेल्प करने के लिए देते हैं क्योंकि ना वो साथ एक ग्रॉस मार्जिन यूज करते हैं। वो बेसिकली ना अपने नेट सेल्स पे वीएटी नहीं क्लेम करते, बिकॉज उनका बिजनेस मॉडल ऐसा है। वो ना ग्रॉस, जो आपका मार्जिन होता है ना, सेल माइनस डायरेक्ट कॉस्ट, उस पे वीएटी पे करते हैं। तो वो क्या कहते हैं कि जब आपका साल एंड हो जाएगा ना एचएमआरसी, तब आप अपनी वीएटी रिटर्न जमा करवाएं। उसमें भी आपने अपनी एस्टिमेट बेसिस पे हर क्वार्टर में पेमेंट करते जाना है। पेमेंट आपको ऐसे ही करनी है, बट एनुअली जब आपकी वीएटी सबमिट होगी तो वो फिर पता लग जाएगा कि आपने रिफंड लेना है कि क्या कहते हैं उसको, आपने पेमेंट करनी है एचएमआरसी को। तो ये तीन मेन स्कीम्स है, वैसे स्कीम्स और भी बहुत सारी हैं, बट इस कोर्स में हम सिर्फ तीन जो आपको आपके ना मोस्टली क्लाइंट्स या फ्लैट रेट, जो नॉर्मल वीएटी या कैश अकाउंटिंग फॉलो करेंगे। अब एक चीज आपने याद रखनी है कि आप ना जो क्वार्टरली वीएटी है ना, उसको आप मंथली में भी कन्वर्ट करवा सकते हो एचएमआरसी को। बट उससे किसी भी क्लाइंट का पेपर वर्क ज्यादा हो जाता है कि आपको हर मंथ के एंड पे वीएटी करनी पड़ रही है। हर मंथ के एंड पे वीएटी करनी पड़ रही है, वो क्लाइंट पेपर वर्क देते हुए वैसे ही करते हैं। तो इस चीज को ना आपने बस एक पॉइंटर लिख लो कि आप ना क्वार्टरली वीएटी भी उसको कन्वर्ट करा सकते हो मंथली वीएटी। अच्छा, लेट्स अज्यूम यार हमारे पास ना, मैं ये कैश वीएटी को आपको एक दफा दोबारा क्लैरिफाई कर दूं ताकि ना आपकी अंडरस्टैंडिंग उस पर डेवलप हो जाए। आपके पास ना ये सारी इनवॉइसेस थी, ठीक है। इसमें से इवन दो इनवॉइस डेट लेट्स से जी क्वार्टर के अंदर है, लेकिन पे ये दोनों हुई है, ये दोनों पे नहीं हुई, तो मेरे बॉक्स वन की फिगर जो आएगी ना, वो सिर्फ ये आएगी। जो अनपेड है ना, वो मेरे उसमें नहीं है। अब इसमें आप कहोगे यार ये तो फिर मैं अपने चेक्स कैसे करूंगा। इसमें चेक आपका क्या होता है कि आपने क्लाइंट की बैंक स्टेटमेंट पकड़नी है, उसमें उस क्वार्टर की टोटल पेड इन अमाउंट क्या हुई है, लेट्स से हुई है उस क्वार्टर में टोटल पेड इन अमाउंट 75,000, ठीक है। और आप कह रहे हो आपके बॉक्स वन एंड बॉक्स सिक्स का टोटल है 60,000, ठीक है। सॉरी यार, मैं फॉर्मेटिंग सही कर रहा हूँ। तो यानी कि 14,640 की पेमेंट्स किस चीज की हो सकती हैं जो कि रिकॉर्ड नहीं है। उनकी एग्जांपल्स हो सकती हैं, अगर इन्वेस्टमेंट रेज की है बिजनेस ने, वो कोई फंडिंग आई हो, कोई बैंक लोन ली है, वो कोई फंडिंग आई हो, तो वो आपकी वीएटी में रिपोर्ट नहीं होगी। लेकिन आपके पास उसकी रिकंसिलिएशन आ जाएगी कि यार मेरे जो ये अमाउंट है, ये सेल्स थी बैंक की टोटल रिसीट्स की, और 14,640 जो बचा है वो थी आपकी क्या नाम है, इन्वेस्टमेंट येलो। ये आपका ना बेसिक वीएटी का कोर्स एक कंप्लीट हुआ है। इसके बाद जो जो इंटरेस्टेड होगा वीएटी और लर्न करने में, प्रैक्टिकली किस तरह उसका काम होता है या कुछ, तो वो आप ईमेल करके थ्रू करेंगे तो हम
आगे उसको कर लेंगे कि वो कैसे करना है। और नेक्स्ट वीक आपका जो पर्सनल टैक्स रिटर्न एंड कॉर्पोरेशन टैक्स का इसी टाइम पे स्टार कोर्स होगा, वो हम करेंगे। आप किसी के पास कोई क्वेश्चंस हैं तो बताएं, सो वी कैन कवर इट। किसी के पास कोई क्वेश्चंस? ठीक है, मैं 2 मिनट वेट करता हूँ। और ये आपको रिकॉर्डिंग्स वगैरह जो है ना, ये आपको मंडे को सेंड आउट हो जाए। आज आईटी स्टाफ वगैरह अवेलेबल नहीं होता ज्यादा। हाँ, तो ये आपको ना स्लाइड्स और वो सब कुछ, मैं अभी वैसे गो थ्रू कर देता हूँ फिर भी, लेकिन ये आपको स्लाइड्स मिल भी जाएंगी सारी। ऐसे ही तो ये आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। हाँ सुफियान साहब, मेरे पास ऑलवेज बुक कीपर और अकाउंटेंट्स की ना वैकेंसीज होती हैं, बट उसके लिए आप मुझे सेपरेटली मेरी टीम को मैसेज या ईमेल कर दीजिएगा, वो फिर हम देख लेंगे कि क्या। ठीक है गाइस, थैंक यू वेरी मच। आई विल सी स्पीक टू यू नेक्स्ट वीक। नाइस मीटिंग यू गाइस, बाय।